हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा नवंबर महीने के जो बेस्ट 300 हमारी सीरीज है उसका भाग 1। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत जो मुद्रा लोन है उसकी सीमा वर्तमान 10 लाख रुपए से बढ़ा के कितनी कर दी गई है। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी है ये। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ये योजना शुरू कब हुई थी? ये योजना शुरू हुई थी अप्रैल 2015 में। इसको कौन सा मंत्रालय चलाता है? इसके लिए जो नोडल मंत्रालय है वो है हमारा वित्त मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और अगर पूछें इसके लिए नोडल डिपार्टमेंट या नोडल एजेंसी कौन सी है, तो वो है सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, राइट। एक बात मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, आपने पीछे से अगर काफ़ी बम पटाखे चल रहे हैं, दिवाली है, तो हो सकता है वीडियो के दौरान कुछ ना कुछ पीछे आवाज़ आए। वैसे मैंने नॉइज़ कैंसिलेशन वगैरह लगा दिया है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई अगर आवाज़ आए तो आप उसको इग्नोर कर देना। बहुत ज़्यादा नहीं होगी, ये पक्की बात है। खैर, सवाल पे लौटते हैं। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसमें 3 तरह का लोन मिलता था: शिशु, किशोर और तरुण। दिखा देता हूँ आपको। शिशु, उससे ऊपर किशोर और उससे ऊपर तरुण। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में लोन मिलता कैसे? अगर आपको कोई बिजनेस शुरू करना है तो आपको लोन मिलता है इसमें, और ये कोलेट्रल फ्री होता है, गारंटी फ्री लोन होता है, बदले में कुछ नहीं रखवाना होता। ये भी एक बड़ी बात है। तो शिशु में आपको 50,000 रुपये तक का लोन मिलता था, किशोर में आपको 50,000 से लेके 5 लाख तक का, और तरुण में आपको 5 लाख रुपए से लेके 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता था। अब एक नई कैटेगरी डाल दी गई जिसका नाम है तरुण प्लस। इसमें आपको 10 लाख से 20 लाख तक का लोन मिलेगा, यानी जो मैक्सिमम लोन इस योजना में आपको मिल सकता है वो है 20 लाख रुपए। इसकी जो सीमा है 10 लाख से बढ़ा के 20 लाख कर दी गई है। लेकिन तरुण प्लस आप डायरेक्टली नहीं ले सकते। पहले अगर आपने मान लो तरुण लिया हुआ है तो आपको टाइम पे वापस चुकाना होगा, समय पे आपको जो है वापस चुकाना होगा, तभी आपको ये लोन मिलेगा। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में लोन देता कौन है? क्या सिडबी लोन देता है? नहीं। लोन तो बैंक ही देते हैं। बैंक हैं, कमर्शियल बैंक, हमारे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, एनबीएफसी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, यही सब देते हैं। लेकिन सरकार इनको क्रेडिट गारंटी दे देती है कि अगर आपका मान लो लोन एनपीए में कन्वर्ट हो गया, गैर निष्पादित संपत्ति यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, तो फिर सरकार उसकी भरपाई कर देगी। ये है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। और मुद्रा की फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे? मुद्रा की फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। और वित्त मंत्रालय की बात मैं कर रहा हूं, तो मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि वित्त मंत्रालय जीआईसीआरई इंश्योरेंस कंपनी है, सरकारी इंश्योरेंस कंपनी है। इनफैक्ट भारत की एकमात्र सरकारी इंश्योरेंस कंपनी है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसमें सरकार की हिस्सेदारी कितनी है? इस कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी है इस कंपनी में 85.78%। तो सरकार इसमें 6.78% और बेचना चाहती है, यानी अपनी हिस्सेदारी को कम करके 79% कर देना चाहती है। और जो ये एक्स्ट्रा 6.78% सरकार बेचेगी, इसमें 4700 करोड़ रुपए का मतलब वो पैसा रेज करेंगे। 4700 करोड़ जो है सरकार इतना पैसा उसमें रेज करेगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने एक रिपोर्ट दी है, एमिशंस गैप रिपोर्ट। देखो, इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक कौन है? कार्बन उत्सर्जक, ग्रीन हाउस गैस होती है जैसे मीथेन वगैरह, उनका उत्सर्जक कौन है? तो नंबर 1 पे है चाइना, नंबर 2 पे है अमेरिका, नंबर 3 पे इंडिया है, नंबर 4 पे है यूरोपियन यूनियन के सारे 27 कंट्री मिला के, और नंबर 5 पे है रशिया। मैं आपको दिखा देता हूं पहले कि नंबर 1 2 3 4 5। यहाँ पे देखिए, चाइना सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिट करता है, और इनकी ग्रीन हाउस गैस एमिशन भी यहाँ पे लिखी है 16,000 MTCO2E। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नंबर 2 पे है, और इंडिया जो है वो नंबर 3 पे रहा, यूरोपियन यूनियन नंबर 4, रशिया जो है नंबर 5, और ब्राजील नंबर 6 पे रहा। अब इसमें एक चीज आपको ये जाननी है, एमिशंस गैप रिपोर्ट के अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम रिलीज करता है, उसे बोलते हैं एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट। तो एमिशंस गैप और एडेप्टेशन गैप, ये दोनों रिपोर्ट छापता है यूएनईपी, और यूएनईपी का हेडक्वार्टर केन्या की राजधानी नायरोबी में है। केन्या की राजधानी जो है नायरोबी, वहां पे लोकेटेड है, राइट। इस रिपोर्ट का नाम क्या है? इस रिपोर्ट का नाम था नो मोर हॉट एयर प्रीज, यानी बस अब और गर्म हवा नहीं, नो मोर हॉट एयर प्रीज। यहां पे हॉट एयर से मतलब है पॉल्यूटेड एयर, राइट। अच्छा, दुनिया के जो सारे कंट्री है उन्होंने मिलकर क्या डिसाइड करा था? ये बात मैं कर रहा हूं COP21 की। COP21 जिसे पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट भी बोलते हैं, ये 2015 में साइन किया था कंट्रीज ने, और इसमें यह कहा था कि हम जो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर है, यानी जो औसत पूरी वैश्विक तापमान है, 1.5 डिग्री से ज्यादा नहीं बढ़ने देंगे। अगर 1.5 डिग्री से ज्यादा बढ़ गया तो हम दुनिया को बचा नहीं पाएंगे। ये था।
इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि ये नहीं हो रहा है, ये जो 1.5 डिग्री वाला हमने ले रखा है पेरिस समझौते का, ये 1.5 डिग्री वाला नहीं हो रहा है। अगर हमें इस फिगर तक पहुंचना है तो हमें 2030 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 43% की कटौती करनी पड़ेगी, और अगर हमें इस फिगर तक पहुंचना है तो 2035 तक 57% की कटौती हमें इसमें करनी पड़ेगी। और अगर हमने नहीं की तो क्या होगा? अगर हमने नहीं की तो 3.1 डिग्री सी, अगर अभी की जो एनवायरमेंट पॉलिसी है वैसे ही चलती रही तो वैश्विक तापमान 3.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा, और फिर दुनिया को खत्म होने से कोई रोक नहीं पाएगा। हमें 1.5 डिग्री से ज़्यादा नहीं बढ़ने देना, इसलिए हमें कटौती करनी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इनफैक्ट इस रिपोर्ट में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात और कही। उन्होंने कहा अगर हम पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के तहत जो नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन है, यानी हर कंट्री ने अपने 5 साल के गोल दिए हुए हैं, इंडिया ने भी दिए हुए हैं, तो अगर वो अचीव भी कर लेते हैं तो भी जो औसतन तापमान है पूरी दुनिया का वो बढ़ेगा। उन्होंने कहा तब भी वो 2.6 डिग्री सी बढ़ेगा। समझ में आया आपको? ये मैं बता रहा हूं आपको सन 2100 तक। ये जो मैंने आपको 3.1 डिग्री बताया, ये बताया अगर अभी जैसे चल रहा है वैसे चलता रहा तो सन 2100 तक, यानी इस सदी के अंत तक तापमान वैश्विक औसतन तापमान 3.1 डिग्री से बढ़ जाएगा। और अगर हमने पेरिस क्लाइमेट के गोल अचीव कर लिए नेशनल डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन, तो नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन जो है हमें उन्हें और मजबूत करना होगा। ठीक है, तो तब भी 2.6 डिग्री बढ़ेगा, हमें तो 1.5 डिग्री से ज्यादा नहीं बढ़ने देना। तो ये चेतावनी दी है इस रिपोर्ट ने। काफी अच्छी रिपोर्ट है, काफी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है, और काफी कुछ इस रिपोर्ट में जानने को है। तो आगे बढ़ते हैं अब। हाल ही में जारी एक इंडेक्स आया है जिसका नाम है नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स, ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स, यानी कि वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक। इसमें भारत की रैंक क्या है? भारत का परफॉर्मेंस काफी खराब है एनवायरमेंट कंजर्वेशन में। तो नेचर कंजर्वेशन में हमारी रैंक है 180 देशों में 176, यानी नीचे से 5वें नंबर पे इंडिया इसमें है। नीचे से 5वें नंबर पे इंडिया जो है वो इसमें है। समझ में आया आपको? तो ये आपको ध्यान रखना है। एक इंडेक्स अभी और आया था जिसका नाम है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में नंबर 1 कंट्री था स्वीडन। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने दिया था एक्सेंचर कंपनी के साथ मिलकर। इंडिया की रैंक थी 63 120 कंट्री में। तो जो भी इंडेक्स आते हैं वो आपको डेफिनेटली पता होने चाहिए। चलिए इस इंडेक्स पे आते हैं। पहले आप देख सकते हैं नंबर 1 कंट्री है इसमें लग्जमबर्ग, नंबर 2 है एस्टोनिया जो कि बाल्टिक कंट्री है, रशिया का पड़ोसी, फिर है डेनमार्क, उसके बाद फिनलैंड, और फिर है ब्रिटेन। तो ये बेस्ट कंट्रीज हैं। इनका स्कोर भी आप देखिए 100 में से 70.8। भारत का स्कोर था 100 में से सिर्फ 45.5। और नीचे से जो 5 कंट्री है उनको देखिए। सबसे आखिरी रैंक रही किरिबाती की जो कि एक आइलैंड कंट्री है, इसका स्कोर था सिर्फ 41.2। टर्की नीचे से 2, फिर इराक, फिर माइक्रोनेशिया जो कि ग्रुप ऑफ आइलैंड है पैसिफिक ओशियन में, और फिर इंडिया। तो इतना खराब जो है वो हमारा परफॉर्मेंस रहा एनवायरमेंट कंजर्वेशन की अगर हम बात करें। और इतना खराब हमारा परफॉर्मेंस क्यों रहा इस पे बात करते हैं। तो इसके 2 कारण हैं। सबसे पहला है इनएफिशिएंट लैंड मैनेजमेंट, यानी भारत जमीन का प्रबंधन ठीक से नहीं कर पा रहा है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं बेंगलोर का। बेंगलोर में कभी भी पानी नहीं भरता था, बाढ़ नहीं आती थी। अब बाढ़ आ रही है बेंगलोर में, क्यों? क्योंकि बेंगलोर में जो वेटलैंड्स थे उनके ऊपर आपने रियल एस्टेट बना दी, आपने सोसाइटीज बना दी, आपने घर बना दिए रियल एस्टेट। तो अब क्या होगा? जो पानी है वो सोखने के लिए कुछ है ही नहीं। वेटलैंड्स क्या करते हैं? पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। दलदली जो इलाके होते हैं तो वो एक स्पॉन्ज का काम करते हैं, उनके ऊपर आपने बिल्डिंग्स खड़ी कर दी। तो ये है इनएफिशिएंट लैंड मैनेजमेंट। जमीन प्रबंधन बहुत अच्छा नहीं है हमारा, और हम बायोडाइवर्सिटी को भी बचा नहीं पा रहे। बायोडाइवर्सिटी को भी हम बचा नहीं पा रहे, राइट। इनफैक्ट इसमें यह भी कहा गया कि 53% जो लैंड है भारत में वो या तो अर्बन या इंडस्ट्रियल या एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज हो रहा है, जो कि बायोडाइवर्सिटी के लिए यूज होना चाहिए। इसमें यह भी कहा गया कि 2001 से लेके 2019 इन 18 सालों में भारत में 23,300 स्क्वायर किलोमीटर के जो जंगल हैं वो काट दिए गए, यानी डिफॉरेस्टेशन का शिकार हुआ। इस तरह का काफी सारा डेटा इस रिपोर्ट में कहा गया है। अच्छा, इस इंडेक्स को दिया किसने? इस इंडेक्स को दिया है एक स्कूल है जिसको बोलते हैं गोल्डमैन सोनेनफेल्ड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज। स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज, ये नाम इंपॉर्टेंट है, नाम ध्यान रखिए। गोल्डमैन सोनेनफेल्ड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज। ये कहां पे है ये स्कूल? ये इजराइल में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है बेन गुरियन यूनिवर्सिटी। बेन गुरियन यूनिवर्सिटी।
तो बेन गुरियन यूनिवर्सिटी जो है वहां पे है इजराइल में, उन्होंने दिया इस इंडेक्स को एक वेबसाइट biodb.com के साथ मिलकर। biodb.com एक नॉन फॉर प्रॉफिट प्राइवेट वेबसाइट है, तो इनके साथ मिलकर दिया है, राइट। अभी एक आप जानते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया है, उसमें भी हमारा परफॉर्मेंस बहुत पुअर था। ग्लोबल हंगर इंडेक्स हमारा स्कोर भी बहुत पुअर था, उसमें हमारा स्कोर था 27.3, राइट। और हमारी रैंक कितनी थी 105, 111 से कम होकर 105 हुई है, लेकिन 105 भी कोई बहुत अच्छी रैंक नहीं है, तो 105 हमारी रैंक इसमें जो है आई है, ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स इसको किसने दिया था? आयरलैंड की एक संगठन है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, और जर्मनी का एक है वेल्ट हंगर हिल्फ, इन दो संगठनों ने मिलकर इसको दिया था। हनुमान एआई एक भारत की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है, इसको किसने स्टार्ट किया था हनुमान एआई कंपनी को? एसएमएल नाम की कंपनी ने, सीता महालक्ष्मी प्राइवेट लिमिटेड, एसएमएल बेंगलोर की कंपनी है, इन्होंने हनुमान एआई बनाया। अब हनुमान एआई 98 लैंग्वेजेस में काम कर सकता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, कंपनी है हनुमान एआई। हनुमान एआई ने अब भारत का पहला बहुभाषी मल्टी मॉडल फाउंडेशनल लार्ज लैंग्वेज मॉडल तैयार करा है, तो इसका नाम क्या रखा है ये बताइए? इसका नाम इन्होंने रखा है एवरेस्ट वन। एवरेस्ट वन ये अभी के लिए 35 भाषाओं में काम कर सकता है, लेकिन आगे जाके इसको 90 भाषाओं में उन्नत बनाएंगे, 90 भाषाओं में काम करना सिखाएंगे। अभी के लिए ये एक 35 भाषाओं में काम कर सकता है। तो सीता महालक्ष्मी लिमिटेड कंपनी ने हनुमान बनाया, हनुमान एआई, और हनुमान एआई ने बनाया एवरेस्ट वन। ये भारत का पहला बहुभाषी लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। 2024 यूरोपियन चेस क्लब टूर्नामेंट के दौरान लाइव चेस रेटिंग में 2800 एलओ रेटिंग पार करने वाला शतरंज का खिलाड़ी कौन रहा? तो ये विश्वनाथन आनंद के बाद भारत का दूसरा खिलाड़ी है जिसने 2800 रेटिंग क्रॉस करी है, फिडे की 2800 रेटिंग क्रॉस करी है, तो इनका नाम है अर्जुन एरिगाइसी। अर्जुन एरिगाइसी ये दूसरा खिलाड़ी है भारत के इतिहास में, ठीक है, विश्वनाथन आनंद के बाद जिसकी रेटिंग 2800 क्रॉस हुई है। तेलंगाना का खिलाड़ी है ये अर्जुन एरिगाइसी। अभी शतरंज की बात हो रही है तो आपको बता दूं, अभी बुदापेस्ट है हंगरी की राजधानी, वहां पे चेस ओलंपियाड हुआ था, हमने गोल्ड जीता, मेंस ने भी वुमेन्स ने भी। ये 45वां चेस ओलंपियाड था। अगला चेस ओलंपियाड कहाँ होगा? उज्बेकिस्तान में होगा 2026 में। और अभी वर्ल्ड चेस चैंपियन कौन है? वर्ल्ड चेस चैंपियन है डिंग लिरेन चाइना के, डी गुकेश उनको टक्कर दे रहे हैं। सिंगापुर में टूर्नामेंट होगा, गूगल टाइटल स्पॉन्सर है। सर्वम एआई भारत की अगेन एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है सर्वम एआई, इन्होंने सर्वन वन नाम का भारत का पहला घरेलू बहुभाषी लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाया है। ये कितनी भाषाओं का समर्थन करता है? तो 11 भाषाएं हैं जिनको ये सपोर्ट करता है। इसका नाम है सर्वम वन। ये 11 भाषाएं कौन सी हैं? बंगाली, गुजराती, हिंदी, मराठी, मलयालम, कन्नड़, उड़िया, तमिल, तेलुगु, पंजाबी और अंग्रेजी, यानी जो बड़ी बड़ी लैंग्वेजेस हैं जिनके बहुत सारे स्पीकर हैं वो इन्होंने ले ली हैं इसमें। बाकी एनवीडिया टेक्नोलॉजी पे ये चलेगा। अभी एनवीडिया जनरेटिव एआई समिट भी हुआ था जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में, एनवीडिया कंपनी के चेयरमैन भी आए थे, जैनसन हुआंग वो भी अभी आए थे। 2024 का सखारोव प्राइज किसे मिला है? फ्रीडम ऑफ थॉट, मानवाधिकारों की जो रक्षा करता है, लोकतंत्र के जो मूल्य हैं उनको जो अपहोल्ड करता है, तो उसे मिलता है सखारोव प्राइज। सखारोव प्राइज मिला है इस बार वेनेजुएला के दो ओपोजिशन लीडर्स को, एक का नाम है मारिया कोरिना मचाडोआ और दूसरे का नाम है एडमुंडो गोंजालेस उर्रुशिया। तो क्या चल रहा है वेनेजुएला में? वेनेजुएला बिल्कुल ही एक ऐसा कंट्री है, इस समय कहते हैं ना किसी को वहां जाना नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा मतलब एक तानाशाह राज कर रहा है वहां पे, जिसका नाम है निकोलस मदुरो। ये तानाशाह राज कर रहा है वेनेजुएला पे बहुत टाइम से, 2013 से राज कर रहा है, 11 साल से, और डिक्टेटर टाइप है ना, वहां पे फेयर इलेक्शन होते हैं ना कुछ है। तो इनके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत करी मारिया कोरिना मचाडोआ और एडमुंडो गोंजालेस उर्रुशिया ने, इसीलिए इन्हें मिला है सखारोव प्राइज। और सखारोव प्राइज कौन देता है? सखारोव प्राइज स्टार्ट हुआ था 1988 में, इसे देती है यूरोपियाई संसद, यानी यूरोपियन पार्लियामेंट के द्वारा दिया जाता है। इस समय आप जानते हैं यूरोपियन पार्लियामेंट की चेयरमैन है रोबर्टा मट्सोला, तो उन्होंने अपने हाथों से यह अवार्ड इन्हें दिया और यह अवार्ड 1988 में स्टार्ट किया था। इसको सखारोव प्राइज क्यों बोलते हैं? इसका नाम रशिया के महान ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जिनका नाम था एंड्रे सखारोव, उनके नाम पे रखा है, रशिया के ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट। और इसमें 50,000 यूरो का प्राइज मनी भी दिया जाता है विनर्स को। एयरबस कंपनी अपना साउथ एशिया का और इंडिया का हेडक्वार्टर कहां पे खोला है? उन्होंने एयरबस कंपनी ने अपना हेडक्वार्टर खोला है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यहां पर। एयरबस तो बहुत बड़ी कंपनी है, एयरबस कंपनी बहुत कारणों से न्यूज में चल रही है। एयरबस कंपनी से हम बहुत कुछ खरीद रहे हैं। क्या क्या खरीद रहे हैं? क्या क्या खरीद रहे हैं एयरबस कंपनी से हम? बहुत कुछ, राइट। जैसे हम A320 कमर्शियल प्लेन खरीदते हैं,
और इन पायलट्स की ट्रेनिंग भी यहाँ पे होगी। जो एयरबस उड़ाना चाहते हैं विमान, तो उनकी ट्रेनिंग जो है 800 पायलट की हर साल यहाँ पे हो पाएगी। ये जो इन्होंने सेंटर अपना खोला है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यहाँ पर। फिर हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं हम इनसे, H-125 हेलीकॉप्टर, बहुत ही ताकतवर, एयरबस से खरीद रहे हैं। और फिर मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीद रहे हैं C-295, जो हमने पहला अभी रिसीव भी करा है। ये सब एयरबस हमें बना के दे रही है। और एयरबस कंपनी जो है वो टाटा स्ट्राइव, टाटा का एक प्रोजेक्ट है स्किल डेवलपमेंट का, टाटा स्ट्राइव, उसके साथ भी मिलकर काम करेगी। भारत का चुनाव आयोग कौन से देश के चुनाव आयोग की हेल्प कर रहा है चुनाव प्रबंधन में? हमारा चुनाव प्रबंधन बहुत बड़ा है, 140 करोड़ लोग हैं भारत में, चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें भी 70-80 करोड़ लोग होते हैं लगभग। तो इतने बड़े स्तर पे जब हम मैनेज करते हैं, तो अभी उज्बेकिस्तान में राष्ट्रपति पद के चुनाव हुए थे, तो भारत के इलेक्शन कमीशन ने उनकी हेल्प करी थी। 27 अक्टूबर को चुनाव हुए थे वहाँ पे, और वहाँ जो राष्ट्रपति थे वो फिर से चुनाव अपना जीत गए हैं। समझ में आया? तो उज्बेकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं, जिनका नाम है शवकत मिरजियोयेव, शवकत मिरजियोयेव, ये इनको 80% से ज़्यादा वोट मिले हैं और अगले 5 साल के लिए फिर से ये राष्ट्रपति बने रहेंगे। इनकी पार्टी का नाम है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। अपनी आत्मकथा शोमैन किसने लिखी है? ग्लेन मैक्सवेल, जाने माने ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन है। अभी काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी, वीरेंद्र सहवाग वगैरह के साथ इनकी कुछ लड़ाई हो गई थी, उस बारे में भी इन्होंने बात की थी। तो इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है जिसका नाम है द शोमैन। भारत सरकार ने भारत के पहले जैव विनिर्माण संस्थान यानी बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट ब्रिक नाबी के नए कैंपस का शुभारंभ कहाँ पे करा है? ये भारत का पहला बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट है, इसका नाम है ब्रिक नाबी। इसका नया कैंपस बना है और मोहाली में बना है, तो आंसर है मोहाली। मोहाली पंजाब में है, ये आप जानते हैं। अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बायो मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है? बायो मैन्युफैक्चरिंग मतलब नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन इसमें बायो, द वर्ड बायो मतलब होता है लिविंग, कोई भी जिंदा चीज। जब आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं जिंदा चीज का इस्तेमाल करके, चाहे वो पौधों के सेल हो, प्लांट सेल, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरस हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम वैक्सीन बनाते हैं, तो वैक्सीन क्या होती है? वैक्सीन में हम जो बैक्टीरिया वायरस वगैरह हैं उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं, तो वो एक बायो मैन्युफैक्चरिंग का एग्जाम्पल है। और ये जो इंस्टीट्यूट है इसका नाम है ब्रिक नाबी, ब्रिक नाबी, राइट, यानी नेशनल एग्री फूड बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट, नेशनल एग्री फूड बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट। ये भारत का पहला बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट है। अब यहां पे ब्रिक का मतलब क्या है? देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो है भारत का, और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी काम करता है हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय के अधीन। हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय के अधीन एक तो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी DST, और एक है DBT यानी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंडर 14 कॉलेजेस आते हैं, 14 इंस्टीट्यूट आते हैं। उन 14 इंस्टीट्यूट्स को गवर्न करता है BRIC। तो BRIC एक गवर्निंग बॉडी है और ये अभी बनी है 2023 में। ये क्या करती है? ये जो 14 ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट हैं डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंडर, उनको गवर्न करती है, उनकी गवर्नेंस देखती है। तो ब्रिक की फुल फॉर्म है बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल, बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल। तो ब्रिक नाबी इस इंस्टीट्यूट का नाम है। अब ये जो ब्रिक नाबी इंस्टीट्यूट है ये किसने बनाया है? तो ये 2 संगठनों ने मिलकर बनाया है। पहला तो है नाबी मोहाली में, नाबी जो कि काफ़ी टाइम से है मोहाली में, और दूसरा है CIAB जो भी मोहाली में ही है। तो नाबी की फुल फॉर्म है नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। ये एक कोइंसिडेंस है कि इस इंस्टीट्यूट का नाम भी नाबी है और ये जो ब्रिक नाबी है ये अलग है, क्योंकि दोनों की फुल फॉर्म अलग है। वो नाबी है नेशनल एग्री फूड बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट और ये है नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। क्लियर? तो नाबी तो काफ़ी पहले से है मोहाली में, और CIAB ये भी मोहाली में है, सेंटर ऑफ इनोवेटिव एंड अप्लाइड बायो प्रोसेसिंग। कहने का मतलब ये है, बड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं। जो इंस्टीट्यूट पुराना है नेशनल एग्री फूड बायो टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, उसने और CIAB ये दोनों मोहाली में है, दोनों ने मिलकर बनाया इंस्टीट्यूट जिसका नाम रखा नाबी, और इसको वही ब्रिक कंट्रोल करेगा, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक के 14 इंस्टीट्यूट है उनको कंट्रोल करता है, ब्रिक। तो ये नाबी है नेशनल एग्री फूड बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट, ये है नेशनल एग्री फूड बायो टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। तो ये नाबी अलग है और ये वाला नाबी अलग है। जो भारत का पहला बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट है वो है ब्रिक नाबी। अब समझ में आ गया एकदम आराम से?
और यहाँ पे आपको ये भी बताना चाहूँगा, हमारी जो बायो इकोनॉमी है इंडिया की वो काफ़ी बढ़ रही है। जैसे बायो मैन्युफैक्चरिंग पे हमें काफ़ी जोर देना है। हमारी बायो इकोनॉमी 300 अरब डॉलर का बाजार हो जाएगा 2030 तक। इट विल बी अ 300 बिलियन डॉलर मार्केट। 300 बिलियन डॉलर की मार्केट हो जाएगी हमारी बायो इकोनॉमी 2030 तक। और एक बायोफ्यूल भी होते हैं, बायोफ्यूल जैसे बायो इथेनॉल, बायोडीजल वगैरह। बायोफ्यूल अलायंस बनाया प्रधानमंत्री मोदी ने, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस 2023 में बनाया था जब इंडिया में G20 समिट हुआ था। अभी 27 कंट्री और 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसे ज्वाइन कर चुके हैं। तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का हेडक्वार्टर इंडिया में होगा। और हमारा जो ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक है, ये एक पॉलिसी लेकर आया है जिसका नाम है बायो E3। यहाँ पे E3 का मतलब क्या है? तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी 3 चीजों पर जोर देगा, 3 E के ऊपर। एक तो है एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार, एक है इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था, और एक है एनवायरमेंट यानी कि बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। बायो E3 पॉलिसी ये लेकर आया है। यहाँ पे एक छोटी सी चीज और ऐड कर दूं, हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है उसने एक योजना शुरू करी थी 2019 में, जिसको 2024 तक खत्म हो जाना था, जिसका नाम था प्रधानमंत्री जीवन योजना। प्रधानमंत्री जीवन योजना में अगर आप 2G इथेनॉल बनाने के लिए फैक्ट्री लगाना चाहते हैं तो सरकार आपको बहुत तरह की छूट देती है। अब इस योजना को 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अब ये 2028-29 में खत्म होगी प्रधानमंत्री जीवन योजना। यहाँ पे जीवन की फुल फॉर्म क्या है? जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना, यानी प्रधानमंत्री जीवन योजना। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। भारत और स्पेन के प्रधानमंत्री ने सैन्य विमान बनाने के लिए भारत की पहली निजी फैक्ट्री का उद्घाटन किया, जहां पे C-295 विमान बनाए जाएंगे। ये कहां पे शुरू की गई है? ये वडोदरा में शुरू की गई है। वडोदरा। ये आइए पूरा मामला समझते हैं क्या है। देखिए, कुछ साल पहले एक डील हमने साइन करी थी, किसके साथ? एयरबस कंपनी के साथ। एयरबस कंपनी एक बहुत अच्छा विमान बनाती है जिसको बोलते हैं C-295, मॉडल नंबर C-295। इसमें आप बहुत ज़्यादा वजन उठा सकते हैं, तो आप इसमें हमारे सैनिक लेके भी जा सकते हैं, यानी ट्रूप्स भी कैरी कर सकता है ये, और ये सामान यानी कार्गो हथियार वगैरह भी कैरी कर सकता है। ये एक लड़ाकू विमान है, एयरक्राफ्ट है, लेकिन मेनली ये ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होता है, कॉम्बैट में यूज़ नहीं होता है। लेकिन कॉम्बैट के लिए ज़रूरी है लॉजिस्टिक्स, तो ये लॉजिस्टिक्स हैंडल करता है C-295। तो हमने ये डील करी थी एयरबस के साथ। ये डील थी 2.5 अरब डॉलर की, और ये डील थी 56 हमें चाहिए टोटल। 56 विमान चाहिए हमें, कौन से? C-295। अब 56 में 16 तो हम बने बनाए खरीदेंगे और 40 हम इंडिया में बनाएंगे। तो 40 इंडिया में कौन बनाएगा? टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, और इन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई है वडोदरा में। तो यही क्वेश्चन था। और 16 जो हम बने बनाए खरीदेंगे एयरबस से, तो ये एयरबस इन्हें कहाँ पे असेंबल करती है? स्पेन के शहर सेविल में। इसीलिए स्पेन के प्रधानमंत्री वहां पे वडोदरा गए थे और उन्होंने इसका उद्घाटन किया। और ये जो विमान है C-295, ये कितना वजन उठा सकता है? 9.5 टन। इतनी ज्यादा क्षमता है इसकी, 9.5 टन का ये जो वजन है वो उठा सकता है। ये हमारे 71 सोल्जर्स को भी लेके सीमा तक जा सकता है, रिमोट लोकेशन में भी जा सकता है, और बहुत ज़्यादा ताकतवर है। यहाँ पे गुजरात की बात हो ही रही है तो एक चीज़ बता दूं, वडोदरा की बात हो रही थी। एक मुंद्रा पोर्ट है गुजरात में, ये मेजर पोर्ट है, एक मुंद्रा पोर्ट। ये भारत का पहला प्राइवेट पोर्ट आप इसे बोल सकते हैं, अदानी ग्रुप इसे मैनेज करता है। इसके 25 साल पूरे हो गए हैं। इस उपलक्ष्य में हमारे डाक विभाग ने एक डाक टिकट जारी करी है। और एक जंगली बिल्ली होती है गुजरात में, राजस्थान में भी पाई जाती है, जिसको बोलते हैं काराकल या हेनोटारो बोलते हैं इसे। इसके लिए पहला प्रजनन और संरक्षण केंद्र गुजरात में खुला है, कच्छ में। पहला प्रजनन और संरक्षण केंद्र गुजरात में खुला है। और गुजरात के लोथल में नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बन रहा है। इसके लिए हाफिज कॉन्ट्रैक्टर आर्किटेक्ट होंगे और टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड इसे बनाएगी। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट एक संगठन है, ये अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में काम करता है। ये एक थिंक टैंक है, विचार मंच है। इन्होंने रूल ऑफ लॉ इंडेक्स दिया है। भारत की रैंक है 142 देशों में 79, और आखिरी रैंक है वेनेजुएला की, यानी वेनेजुएला की रैंक है 142। ये इंडेक्स ये बताता है कि कौन से कंट्री में कानून का पालन कितना अच्छा होता है, रूल ऑफ लॉ कितना अच्छा इन्फोर्स होता है। इसमें नंबर 1 कंट्री कौन सा है? इसमें नंबर 1 कंट्री है डेनमार्क नंबर 1 है, नॉर्वे नंबर 2 पे है, और फिनलैंड नंबर 3 पे है। क्लियर? तो ये इंडेक्स है, और ये अमेरिका के थिंक टैंक वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट ने इसको दिया है। ये कितने इंडिकेटर पे बेस्ड है? तो इसमें 8 चीजें हैं जिनके बेस पे ये दिया जाता है। 8 फैक्टर हैं इसमें जो कंसिडर किए जाते हैं रैंक निकालने के लिए। एक और इंडेक्स आया है अभी जिसको यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मिलकर दिया है, OPHI ने मिलकर दिया है, जिसको बोलते हैं ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स।
ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो इस इंडेक्स में ये बताता है कि दुनिया में 110 करोड़ यानी 1.1 बिलियन लोग ऐसे हैं जो मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं, और इनमें सबसे ज़्यादा जो है वो इंडिया में है। सबसे ज़्यादा इनकी संख्या जो मल्टी डायमेंशनली पुअर लोग हैं इंडिया में है, लगभग 234 मिलियन इंडिया में है। दूसरे नंबर पे है पाकिस्तान, लगभग 9 करोड़ 80 लाख के आसपास, 9.8 करोड़ के आसपास। तो पाकिस्तान में लगभग 9.3 करोड़ के आसपास है, 93 मिलियन है। इंडिया में है 23.4 करोड़। तो इनमें सबसे ज़्यादा मल्टी डायमेंशनली पुअर, नंबर 1 इंडिया, नंबर 2 पाकिस्तान, नंबर 3 इथोपिया, नंबर 4 पे नाइजीरिया और नंबर 5 पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इस इंडेक्स को दिया है OPHI, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक सेंटर है जिसको हम OPHI बोलते हैं, उन्होंने इसको दिया है। इसके साथ मिलके UNDP के साथ मिलके, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। OPHI को बोलते हैं ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इनिशिएटिव फॉर इंडिया, डिजी फ्रेमवर्क कहा जाता है शॉर्ट में, या फुल फॉर्म है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इनिशिएटिव फॉर इंडिया। बेसिकली इंडिया को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनाने के लिए कई कंट्री हमारी हेल्प कर रहे हैं। उन्होंने साइन करा है डिजी फ्रेमवर्क। इनमें से कौन सा वो कंट्री नहीं है? तो 3 कंट्री हैं इसमें, जापान, कोरिया और अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया इनमें नहीं है। तो ये पूछा कौन सा कंट्री इनमें नहीं है, तो ये हमारी कैसे हेल्प करेंगे? तो बहुत सारी डिजिटल टेक्नोलॉजी हैं जिनमें हम उतने अच्छे नहीं हैं। हाँ, बहुत सारी ऐसी हैं जिनमें हम बहुत अच्छे हैं, जैसे UPI है, डिजी लॉकर, ये इस तरह की जो हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी भी हैं जिनमें हमें दूसरे कंट्रीज़ की हेल्प चाहिए, जैसे ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क, जैसे सबमरीन केबल, जैसे ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी इत्यादि इत्यादि। तो इनमें हमारी हेल्प ये तीनों करेंगे। जापान की तरफ से हेल्प करेगा JBIC बैंक, और कोरिया की तरफ से बैंक करे, जो बैंक हमारी हेल्प करेगा वो है कोरिया एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, जिसको कोरिया एग्जिम बैंक बोलते हैं। और अमेरिका की तरफ से जो हेल्प करेगा वो है यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल DFC, डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, जो कि अमेरिका की सेंट्रल गवर्नमेंट की फाइनेंसिंग एजेंसी है। तो ये सारे मिलके हमारी हेल्प इसमें करेंगे। और संगठनों से याद आया, एक क्वाड तो आपको पता ही है, देखिए क्वाड तो सबको ही पता होना चाहिए। और क्वाड के जो कंट्री हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और अमेरिका, वो मिलके पहली बार एक अपना कोस्ट गार्ड अभ्यास करेंगे जिसका नाम होगा क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन। और क्वाड में और स्क्वाड में क्या फ़र्क है? स्क्वाड एक नया संगठन बना था पिछले साल, इसमें 4 कंट्री हैं। तो जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका तो हैं, लेकिन इंडिया की बजाय इसमें फिलीपींस है। इन चारों को मिला के बोलते हैं स्क्वाड। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN, जिसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, उनके स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन के द्वारा कंजर्वेशन लीडरशिप के लिए हैरी मैसल अवार्ड किसे मिला है? कहने का मतलब IUCN के 10,000 से ज़्यादा वॉलंटियर पूरी दुनिया से जब मिलते हैं तो स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन उसे कहा जाता है। ये मिलकर डिसाइड करते हैं कि हैरी मैसल अवार्ड किसे मिलना चाहिए। तो स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन की बैठक अभी 5वीं बार हुई थी अबू धाबी में, UAE की राजधानी अबू धाबी। वहाँ उन्होंने डिसाइड करा भारत के व्यक्ति बिप्लब कुमार तालुकदार को ये अवार्ड मिलना चाहिए, और वो उन्हें मिला। बिप्लब कुमार तालुकदार हैं कौन? ये असम के व्यक्ति हैं। इनका जन्म धुबरी में हुआ था और इन्होंने राइनो को बचाने के लिए काफ़ी काम किया है। एक सींग का जो गेंडा होता है। इंडिया राइनो विजन 2020 में इन्हीं का आइडिया था, और इन्होंने एक NGO भी खोल रखा है जानवर को बचाने के लिए, जिसका नाम है अरण्यक। खास तौर पे राइनो को बचाने के लिए इसका नाम है अरण्यक। इसका नाम है अरण्यक। और हैरी मैसल कौन थे जिसके नाम पे ये अवार्ड है? हैरी मैसल जो थे ये एक मगरमच्छ को बचाने के लिए काम करते थे, जाने माने जीव वैज्ञानिक थे। तो इनके नाम पे ये अवार्ड है, हैरी मैसल अवार्ड। ये 2004 में स्टार्ट किया गया था इनके नाम पे। इसमें $1,000 का कैश भी मिलता है। और ये अवार्ड IUCN के स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन के द्वारा दिया जाता है। इस संगठन ने डिजिटल मेमोरियल ऑफ वैलर लॉन्च करा है, जो अपने बहादुर कर्मियों के बलिदान को याद रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म है। तो बेसिकली एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, एक डिजिटल वेबसाइट बना दी गई है जिसका नाम है डिजिटल मेमोरियल ऑफ वैलर। एक तो वैसे स्मारक होता है जैसे हमारा दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है, लेकिन ये डिजिटल स्मारक है, डिजिटल मेमोरियल ऑफ वैलर। रेलवे सुरक्षा बल के कर्मियों की जो रेलवे सुरक्षा बल के भी बहुत सारे जवान हैं जो अपनी जान खो देते हैं, या तो यात्रियों को बचाने के लिए, या आतंकवाद रेलवे में जो होता है, या किसी भी रीज़न की वजह से, तो उनकी याद के लिए बनाया गया है डिजिटल मेमोरियल ऑफ वैलर। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे वो सभी रेलवे सुरक्षा कर्मी जिन्होंने अपना सेक्रीफाइस दिया देश के लिए, उनको आप अपनी रेस्पेक्ट पे कर पाएंगे। और रेलवे सुरक्षा बल ने अपना 40वां स्थापना दिवस अभी भी मनाया, और इस उपलक्ष्य में एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च करी है, संज्ञान के ऊपर रेलवे सुरक्षा बल को जो नए कानून आए हैं, हमारे जो भारतीय न्याय संहिता और जो लेटेस्ट वाले आए हैं, उन सब की जानकारी भी मिलेगी और उनका आंतरिक संचार भी मजबूत होगा।
यहाँ पे आपको ये भी बता दूं, हमारा जो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन है, उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन, जिसका हेडक्वार्टर जयपुर में है, 18 रेलवे जोन में से एक है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन। इन्होंने रेल रक्षक दल शुरू करा है, एक नया पुलिस फोर्स, रेल रक्षक दल, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन ने, जो रेलवे के अगर एक्सीडेंट हो जाते हैं तो उस समय आपदा प्रबंधन का काम करेगा। भारत सरकार ने अभी अभी कौन सी कंपनी में 5% हिस्सेदारी बेच दी, 1540 रुपए शेयर, 2000 करोड़ रुपए के आसपास इन्होंने रेज करा है ऐसा करके। तो ये कंपनी कौन सी है? ये कंपनी है कोचिन शिपयार्ड। कोचिन शिपयार्ड जिसने INS विक्रांत बनाया, हमारा विमान वाहक पोत, हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर, पहला देसी कैरियर। कोचिन शिपयार्ड में सरकार ने 5% हिस्सेदारी बेच दी और 2026 करोड़ रुपए रेज करे। हमारा टारगेट है 50,000 करोड़ रुपए रेज करने इस फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर 25 में। और कोचिन शिपयार्ड ने अभी अभी भारत का सबसे बड़ा ड्रेजिंग मशीन बनाया है, ड्रेजर। इसका नाम रखा है गोदावरी। ये एक ऐसा जहाज है जो ड्रेजिंग के काम आता है, यानी समुद्र या नदियों में से मिट्टी निकालने के काम आता है, ड्रेजिंग के काम आता है। एक बार में 12,000 क्यूबिक मीटर मिट्टी निकाल सकता है। तो इसका नाम रखा है DCI ड्रेज गोदावरी। ये कोचिन शिपयार्ड ने ही बनाया है। और सरकार ने क्या कोई और कंपनी है जिसमें अपनी हिस्सेदारी बेची है? हाँ, GIC-RE री इंश्योरेंस कंपनी है, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, उसमें भी सरकार ने अपनी हिस्सेदारी बेची थी, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है, GIC-RE। भारतीय तटरक्षक बल ने एक कॉन्ट्रैक्ट दिया था कौन से शिपयार्ड को? फास्ट पेट्रोल वेसल बनाने के लिए। पेट्रोल मतलब क्या होता है? PATROL, पेट्रोल यानी निगरानी रखना, सर्वेलेंस करना, नजर रखना। तो जैसे आप देखेंगे कुछ नाव होती हैं, कुछ छोटे जहाज होते हैं, वो हमारी सीमा की निगरानी करते हैं, हमारे तट की निगरानी रखते हैं, वो घूमते रहते हैं समुद्र में, हमारे जो एक हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसमें घूमते रहते हैं, निगरानी रखते हैं कि कोई ड्रग्स वगैरह तो नहीं आ रहे, ये सब। तो फास्ट पेट्रोल वेसल 8 बनाने का ठेका गोवा शिपयार्ड को दिया था इंडियन कोस्ट गार्ड ने, और उन्होंने अभी 2 फास्ट पेट्रोल वेसल बना के दिए 8 में से। उनके नाम रखे हैं अदम्य और अक्षर, अदम्य और अक्षर। और ये जो 8 फास्ट पेट्रोल वेसल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था गोवा शिपयार्ड को, 473 करोड़ रुपीस का मिला था हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, क्योंकि इंडियन कोस्ट गार्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अधीन काम करता है। क्लियर? तो ये 2 लॉन्च हुए हैं अभी अभी, और बाकी 6 बचे हैं, वो जब लॉन्च होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगा। बाकी इंडियन कोस्ट गार्ड ने अभी एक कंपनी है गोवा की जिसका नाम है चोगुले एंड कंपनी। चोगुले एंड कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है एयर कुशन व्हीकल बनाने के लिए, जिनको हम होवर क्राफ्ट भी कहते हैं, होवर क्राफ्ट, या इनको हम एयर कुशन व्हीकल। तो 6 बनाने का कॉन्ट्रैक्ट इन्हें मिला है, 387 करोड़ रुपीस का ये कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने दिया है। और इंडियन कोस्ट गार्ड ने अभी गोवा और महाराष्ट्र में एक अभ्यास करा है जिसका नाम है सागर कवच। गोवा और महाराष्ट्र आप जानते हैं अरब सागर से लगते हैं, अरेबियन सी से लगते हैं। और इंडियन कोस्ट गार्ड का डायरेक्टर जनरल कौन बना है अभी? मिस्टर परमेश शिवामणि। मिस्टर परमेश शिवामणि डायरेक्टर जनरल बने हैं अभी अभी इंडियन कोस्ट गार्ड के। और शिपयार्ड से याद आया, एक कोचिन शिपयार्ड आपको पता होगा, कोचिन शिपयार्ड जिसने INS विक्रांत बनाया था, जिसने भारत का सबसे बड़ा ड्रेजिंग मशीन जिसका नाम है गोदावरी उसको बनाया है। तो कोचिन शिपयार्ड में भारत सरकार ने अपना 5% हिस्सा बेच दिया है, लगभग 2,000 करोड़ रुपए में। हमारा डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट है 50,000 करोड़ का इस साल का, फाइनेंशियल ईयर 2025 का। किस संगठन ने जो चावल के मिल मालिक वगैरह होते हैं, मिलर जिन्हें कहा जाता है, उनके लिए कुशल शिकायत निवारण के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करी है। जो वेयर हाउसिंग करते हैं, राइस मिलर होते हैं, उनकी कोई शिकायत है तो वो एक पोर्टल है FCI GRS, उस पर दर्ज कर सकते हैं। FCI मतलब फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, खाद्य भारत का फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम बोलते हैं इसे। और GRS मतलब ग्रीवेंसेज रिड्रेसल सिस्टम, यानी शिकायतों का निवारण प्रणाली। FCI GRS पोर्टल उन्होंने बनाया है, और उनकी वो शिकायत पूरी ट्रांसपेरेंसी से वो यहाँ पे दाखिल कर सकते हैं और रियल टाइम में चेक कर सकते हैं कि उनकी शिकायत के ऊपर क्या एक्शन लिया गया है। और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अधीन काम करता है। 1965 में बना था, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो इसका आंसर क्या है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अभी एक अपना सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है, यानी सप्लाई चेन यानी आपूर्ति श्रृंखला का प्रबंधन सिस्टम, जिसका नाम रखा है अन्न दर्पण। अन्न दर्पण इनका जो पुराना सिस्टम था उसको रिप्लेस करेगा, जिसको बोलते थे डिपो ऑनलाइन सिस्टम। डिपो ऑनलाइन सिस्टम को रिप्लेस करेगा अन्न दर्पण। और ये जो हमारा मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, इनकी 2 कमेटी आपको याद रखनी है। एक कमेटी की चेयरमैन है निधि खरे। इस कमेटी ने यह बताया कि अगर कोई कंपनी ग्रीन वॉशिंग करती है
यानी अपने प्रोडक्ट को एनवायरमेंट फ्रेंडली बताती है जबकि वो है नहीं या बिना किसी वैज्ञानिक प्रमाण के, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उस कमेटी की चेयरमैन थी निधि खरे। ग्रीन वॉशिंग के स्टैंडर्ड जिसने बनाए हैं। और दूसरी कमेटी के चेयरमैन है भरत खेड़ा। ये है राइट टू रिपेयर वाली कमेटी, यानी रिपेरेबिलिटी इंडेक्स देना है इसे, रिपेरेबिलिटी इंडेक्स। यहां पे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको, क्योंकि पिछले साल राइट टू रिपेयर कमेटी की चेयरमैन निधि खरे थी, लेकिन इस साल जो रिपेरेबिलिटी इंडेक्स आ गया है इसके चेयरमैन है भरत खेड़ा। और ग्रीन वॉशिंग वाली कमेटी जो बनाई है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर ने, उसकी चेयरमैन होंगी निधि खरे। ठीक है, निधि खरे। सतर्कता जागरूक सप्ताह ये कब मनाया गया? सतर्कता जागरूक सप्ताह विजिलेंस अवेयरनेस वीक को मनाता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग। केंद्रीय सतर्कता आयोग करप्शन वगैरह के केसेस देखता है। सरकारी कर्मचारी अगर कोई अपने ऑफिस का गलत इस्तेमाल कर रहा है या भ्रष्टाचार, वो सब केसेस देखता है और उनकी इन्वेस्टिगेशन सीबीआई वगैरह से करवाता है। तो ये काम होता है इसका। तो इस बार इसका थीम था कल्चर ऑफ इंटीग्रिटी फॉर नेशंस प्रॉस्पेरिटी, और 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक ये चलाया गया। तो आंसर है ऑप्शन बी, सतर्कता जागरूकता सप्ताह। इज दैट अंडरस्टूड? तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन किसी मंत्रालय के अधीन काम नहीं करता, क्योंकि अगर वो किसी मंत्रालय के अधीन काम करता तो उस मंत्रालय की करप्शन को फिर नहीं वो कर पाता, तो सीधा पार्लियामेंट को रिपोर्ट करता है। और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन किस कमेटी के कहने पे बना था? सीवीसी के संतानम कमेटी, के संतानम कमेटी के कहने पे ये संगठन जो है वो बना था। और ये अपनी रिपोर्ट भारत का जो राष्ट्रपति है उसे सबमिट करता है, और ये सिर्फ पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल होता है। भारतीय नौसेना के नेवल इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन सेमिनार, यानी नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण सेमिनार कराया इन्होंने नेवी में इनोवेशन और इंडिजिनाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए। इंडिजिनाइजेशन मतलब क्या होता है? भारतीयकरण, यानी जो हम चीज़ें बना रहे हैं, जहाज वगैरह आप देखेंगे उनमें 60% रॉ मटेरियल इंडिया का यूज़ हो रहा है, 70% इंडिया का यूज़ हो रहा है, ये इंडिजिनाइजेशन है। तो इस पे इनके सेमिनार करवाया, जिसका नाम था स्वावलंबन। कहाँ पे हुआ? ये 2 दिन तक चला और ये नई दिल्ली में हुआ। नई दिल्ली में हुआ। इसका थीम क्या था? इसका थीम था स्ट्रेंथ एंड पावर, स्ट्रेंथ एंड पावर थ्रू इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन, यानी इनोवेशन नवाचार और स्वदेशीकरण, उनसे हमें क्या मिलता है? स्ट्रेंथ एंड पावर, स्ट्रेंथ एंड पावर थ्रू इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन। तो ये करवाया इन्होंने। आपको यहाँ पे भी बता देता हूँ, हमारी जो नेवी है उन्होंने गार्डन रिच शिप बिल्डर और इंजीनियर को 8 एंटी सबमरीन जहाज बनाने का ठेका दिया था। एंटी सबमरीन शैलो वाटर क्राफ्ट जिन्हें बोलते हैं। 7वां बन के अभी तैयार हुआ है, जिसका नाम है अभय। और इससे पहले जो 6 थे उनके क्या नाम थे? इसी क्रम में अरनाला, एंड्रोथ, अंजदीप, अमीनी, अक्षय और अग्रय। 7वां है अभय, 8वां आना बाकी है। जब आएगा तब मैं आपको जरूर बता दूंगा कि 8वें वाले का नाम क्या है। और इंडियन नेवी ने अभी अभी वेरी लो फ्रीक्वेंसी अपना जो स्टेशन है, वेरी लो फ्रीक्वेंसी स्टेशन, वो सेटअप करा है दमागुंडम के जंगलों में, विकाराबाद जिला तेलंगाना में। और तेलंगाना में विकाराबाद को जहीराबाद से कंफ्यूज मत करना। जहीराबाद जिला जो है तेलंगाना का, बहुत इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बन रहा है। और आंध्र प्रदेश में भी 2 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बन रहे हैं। एक का नाम है कोपरथी और एक का नाम है ओरवकल। कोपरथी और ओरवकल। हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय उपग्रहों के लिए अपने पहले स्वदेशी रूप से विकसित इलेक्ट्रॉनिक प्रणोदन प्रणाली, इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम का परीक्षण करने को तैयार है हमारी सैटेलाइट, जिसका नाम है TDS-01, यानी टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन सैटेलाइट 01। तो इसरो कब लॉन्च करेगा इसे? इसरो इसे लॉन्च करेगा दिसंबर 2024 में, TDS-01। इसका क्या मतलब है? देखो, जो सैटेलाइट होती है ना, उसका जो वजन होता है उसमें 50 से 60% वजन तो फ्यूल का होता है, ईंधन का होता है। तो अगर कुछ ऐसा हो जाए कि फ्यूल की रिक्वायरमेंट कम हो जाए, तो सैटेलाइट, एक तो फ्यूल हमारा पैसा बचेगा, फ्यूल कम यूज़ होगा। दूसरा, सैटेलाइट हल्की हो जाएगी, उसे लॉन्च करना आसान हो जाएगा। आपको एग्जांपल देता हूं, अगर मान लो कोई 4 टन की सैटेलाइट है, तो उसमें 2 से 2.5 टन तो फ्यूल, ईंधन का भार होता है, तो फिर खर्चा ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होता है, राइट? तो इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम अगर हम यूज़ करेंगे, तो अगर 2 से 2.5 टन फ्यूल यूज़ हो रहा है, तो उसमें सिर्फ 200 किलो फ्यूल यूज़ होगा, यानी 1/10वां हिस्सा फ्यूल चला के भी आप काम चला सकते हैं, राइट? तो ये ब्यूटी है इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम की। और ऐसा नहीं है इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम हमने पहले यूज़ नहीं किया था, लेकिन वो स्वदेशी नहीं था। हमने 2017 में एक सैटेलाइट लॉन्च करी थी जिसका नाम था GSAT-9। उसमें भी हमने इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम यूज़ किया था, लेकिन ये तब हमने रशिया से परचेज किया था। इस बार हमारा खुद का है, तो हमारा इंडिजिनस है, देसी है, TDS-01 में जो यूज़ होगा। तो जब ये सैटेलाइट लॉन्च होगी तब मैं इसके बारे में आपको और जानकारी भी दूंगा। बरदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहाँ पे बरदा जंगल सफारी स्टार्ट हुई है, कहाँ पे है ये? इसका इनॉग्रेशन किया गया बरदा जंगल सफारी का। तो बरदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये गुजरात में है, पोरबंदर के पास है। पोरबंदर से सिर्फ 12-13 किलोमीटर दूर है। मैंने पिछले साल भी पढ़ाई थी आपको ये।
क्योंकि जो गिर नेशनल पार्क है, जहाँ पे एशियाटिक लायन रखे जाते हैं, शेर रखे जाते हैं, पूरे भारत में एक ही जगह शेर मिलते हैं, वो है गिर नेशनल पार्क, जो 3 जिलों में फैला हुआ है, अमरेली, जूनागढ़ और गिर सोमनाथ जिला। इतना बड़ा नेशनल पार्क है, गुजरात के 3 जिलों में फैला हुआ है। तो गिर नेशनल पार्क से जो एशियाटिक लायन है, यानी कि जो एशियाई शेर हैं, वो शिफ्ट करके बरदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी रखे जाने का प्लान हमारी सब गवर्नमेंट का है। तो पिछले साल ये बात भी हुई थी कि यहाँ से कुछ लायन बरदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी शिफ्ट किए जा रहे हैं। तो बरदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसलिए न्यूज़ में आई थी। और अभी मध्य प्रदेश में 8वां टाइगर रिजर्व बना है। कौन सा? 7वां तो पिछले साल बना था, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। 8वां बना है रत्तापणी टाइगर रिजर्व। रत्तापणी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का ये 8वां बना है। और गुजरात में एक जगह है जामनगर, जहाँ के युवराज बने हैं अजय जडेजा, जाम साहिब जिन्हें कहा जाता है, जाम साहिब। 2024-25 के लिए वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन, विश्व इस्पात संघ का चेयरमैन कौन बना है? ये दूसरे भारत के व्यक्ति हैं जो चेयरमैन बने हैं वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के। पहले थे सज्जन जिंदल, जो 2021-22 में बने थे। तो ये 2024-25 के लिए बने। इनका नाम है टीवी नरेंद्रन। टीवी नरेंद्रन टाटा स्टील कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल में है। उस्ताद अलाउद्दीन खान फेस्टिवल हुआ अभी कहाँ पे हुआ? इसे उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत समारोह बोलते हैं। तो ये मध्य प्रदेश में होता है, मैहर नाम की जगह पे। मैहार नाम की जगह पे उस्ताद अलाउद्दीन खान को पद्म भूषण, पद्म विभूषण सब मिला हुआ है। ये बहुत जाने माने संगीतज्ञ थे, वाद्य यंत्र बजाते थे। सरोड, इनका जो वाद्य यंत्र था वो था सरोड। सरोड बजाते थे ये, और हमारे महानतम संगीतज्ञों में से ये एक रहे हैं। तो इनके नाम पे ये फेस्टिवल होता है। मैहर नाम की जगह है मध्य प्रदेश में, वहाँ पे ये होता है। मैहार नाम की जगह, मध्य प्रदेश। तो इसका ये अभी 2024 में इसकी गोल्डन जुबली मनाई जा रही है, यानी 50 साल हो गए इस फेस्टिवल के। तो मध्य प्रदेश का सांस्कृतिक विभाग और उस्ताद अलाउद्दीन खान म्यूजिक एंड आर्ट अकेडमी मिलकर इसका आयोजन हर साल करते हैं। इन्हें पद्म विभूषण मिला था 1971 में। 1971 में। साइबर मित्र नाम का चैटबॉट किसने बनाया? पंजाब पुलिस ने बनाया। साइबर मित्र ये साइबर सिक्योरिटी के लिए बनाया है। 24/7 काम करेगा, पंजाबी में भी काम करेगा और मल्टीपल भाषाओं में ये काम करेगा। इज दैट अंडरस्टूड? तो ये करा है अभी अभी, और पंजाब पुलिस ने करा इसको लॉन्च। और पंजाब में अभी अभी आरंभ नाम का एक इनिशिएटिव भी स्टार्ट हुआ था। आंगनवाड़ी केंद्रों में जो बच्चे हैं उनका विकास हो, अच्छी शिक्षा मिले, उसके लिए आरंभ नाम की पहल भी की गई थी। उसमें आंगनवाड़ी केंद्रों में एक प्लेफुल एनवायरनमेंट बच्चों के लिए होता है। प्लेफुल एनवायरनमेंट बच्चों के लिए होता है। और आप जानते होंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी ये कहा गया है कि जब तक बच्चा 6 साल का नहीं होता आप उस पर लोड मत डालिए। इसलिए अब फर्स्ट क्लास में एडमिशन वो तभी लेगा जब वो 6 साल का होगा। और उसके लिए एक अर्ली एजुकेशन आधारशिला नाम का फाउंडेशन कोर्स भी बनाया गया। आधारशिला, आधारशिला क्या है? ये नेशनल करिकुलम है 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए। और एक 0 से 3 साल तक के बच्चों के लिए भी करिकुलम बनाया भारत सरकार ने, उसका नाम है नवचेतना। नवचेतना। हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार जियांगमेन अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, जो कि जियांगमेन शहर में है। जियांगमेन शहर गुआंगडोंग प्रोविंस में आता है। कौन से कंट्री के? तो चाइना के आता है। तो आंसर है चाइना। इस बार डेटा कलेक्शन स्टार्ट हो गया है। जूनो बहुत बड़ी लेबोरेटरी बनाई है न्यूट्रिनो के लिए। न्यूट्रिनो क्या होता है? न्यूट्रिनो एक सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, जो एटम होता है, अणु, उसके अंदर होता है ये, ठीक है। और परमाणु जो उसके अंदर होता है, मतलब ये सब एटॉमिक पार्टिकल, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आपने सुने होंगे, वैसे न्यूट्रिनो होता है। न्यूट्रिनो पे कोई चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता, ना ये पॉजिटिव होता ना नेगेटिव होता, लेकिन इसका थोड़ा सा वजन होता है, स्मॉल मास होता है इसमें, और ये लेफ्ट हैंडेड होता है। इसकी जो डायरेक्शन है मोशन की, ये उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमता है, और सबसे एबंडेंट मैसिव पार्टिकल है यूनिवर्स में, राइट। तो न्यूट्रिनो इसे कहा जाता है। इसकी स्टडी होगी यहाँ पे, और ये प्रोजेक्ट जो है ये चाइना का प्रोजेक्ट है। कर्नाटक हाईकोर्ट के पूर्व जज न्यायमूर्ति के एस पुट्टुस्वामी का निधन हो गया। ये कौन सी मामले के मुख्य याचिकाकर्ता थे? ये है निजता का अधिकार। इनको श्रेय जाता है क्योंकि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी उस समय आधार कार्ड के खिलाफ। कांग्रेस की सरकार थी उस समय, 2012 की बात है ये, और इन्होंने कहा था कि निजता का अधिकार जो है वो फंडामेंटल राइट होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर फाइनली हमारा जो राइट टू प्राइवेसी है उसको फंडामेंटल राइट के तहत प्रोटेक्शन दी है, राइट। तो उसका श्रेय जाता है पुत्तुस्वामी को, क्योंकि यही गए थे आधार योजना के खिलाफ 2012 में राइट टू प्राइवेसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट। भारत के प्रधानमंत्री ने यूविन पोर्टल लॉन्च करा है। यूविन पोर्टल क्या है? जैसे कोविन पोर्टल था कोविड के टाइम में, याद है, जिसपे आप अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते थे,
लिस्ट आ जाती थी कि आपके नज़दीक कौन से एरिया में वैक्सीन लगेगी। हॉस्पिटल को आप सिलेक्ट कर लेते थे, अपॉइंटमेंट फिक्स कर लेते थे, टाइम ले लेते थे, डेट ले लेते थे और दवाई लगवा के आ जाते थे। वहाँ पे आपको वैक्सीन सर्टिफिकेट भी मिल जाते थे कोविन पोर्टल पे। वहाँ पे आपको रिमाइंडर भी आ जाते थे कि आपकी कौन सी डोज बची है, कोविड की फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, बूस्टर डोज वगैरह। ऐसे ही कोविन पोर्टल सिर्फ कोविड की दवाई के लिए था। भारत सरकार ने अब यूविन पोर्टल बनाया है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन जो प्रोग्राम चलता है भारत सरकार का, जिसमें जो गर्भवती महिलाएं हैं और जो बच्चे हैं उनको फ्री में सरकार वैक्सीन लगवाती है, तो उसके लिए है यूविन पोर्टल। तो इस पे 12 रोगों के खिलाफ आपको 12 रोग ऐसे हैं जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल है, यानी अगर आप उनकी वैक्सीन ले लो तो आप उनसे बच सकते हो। ये जो 12 रोग हैं जैसे पोलियो है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस है, मीजल, इस तरह के 12 रोग हैं टोटल। और उन 12 रोगों के लिए आप वैक्सीन लगवा सकते हो। ठीक है, तो यूविन पोर्टल उसमें आपको काम आएगा। अगेन आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो, इस पे अपने सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो, रिमाइंडर आपको पता चलता रहेगा। आपको पता चलता रहेगा कि कौन सी वैक्सीन बची है, आपका पूरा शेड्यूल आ जाएगा वैक्सीन का, इत्यादि इत्यादि। और यूविन पोर्टल पे एक अच्छी बात यह भी है कि आप अपनी आभा आईडी भी जनरेट करवा सकते हो अपने अपने बच्चे की। आभा आईडी एक 14 अंकों का नंबर होता है, 14 डिजिट आईडी होती है, जिसमें आपके सारे हेल्थ रिकॉर्ड जोड़ दिए जाते हैं आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत। तो आभा आईडी जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आभा आईडी को क्या बोलते हैं? आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी। आभा की फुल फॉर्म है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। तो आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट अपनी आभा आईडी भी आप यूविन प्लेटफॉर्म के ऊपर जनरेट करवा सकते हो। राइट, तो ये सब फैसिलिटी आपको मिलेंगी। और यूविन पोर्टल हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अधीन आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत सारी चीज़ें लॉन्च करी हैं अभी, बहुत सारे नए मेडिकल कॉलेज खोले हैं, बहुत सारे सुविधाएं लॉन्च करी हैं कई हॉस्पिटल में। वो सब आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है कि कहाँ कहाँ नए मेडिकल कॉलेज खोले हैं। इतने सारे नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, अभी महाराष्ट्र में ही 9-10 मेडिकल कॉलेज खुले हैं। वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ मैं वो बताऊंगा जो एग्जाम के लिए ज़रूरी है। आपको ये तो पता होगा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अब सीनियर सिटीजन के लिए कर दी गई है। आपकी कितनी भी इनकम हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप भारत के नागरिक हैं, आपकी उम्र 70 या उससे ज़्यादा है, तो आपको आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा साल में 5 लाख रुपए तक। तो ये प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिया है। बाकी एक इंस्टीट्यूट बना था 2015 में जिसका नाम है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, यानी अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, जो कि दिल्ली में है। 2015 में खुला था ये। अब यहाँ पे कई नई चीज़ें बन रही हैं। इसमें खर्चा आएगा 258 करोड़। क्या क्या बन रहा है? जैसे पंचकर्म अस्पताल बन रहा है यहाँ पे दवा निर्माण के लिए आयुर्वेदिक फार्मेसी बन रही है, खेल चिकित्सा इकाई स्पोर्ट्स मेडिसिन की यूनिट बन रही है, एक लाइब्रेरी बन रही है, एक आईटी और स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर बन रहा है, यानी उष्मायन केंद्र जो स्टार्टअप्स की हेल्प करेगा, और 500 सीटों वाला एक सभागार यानी ऑडिटोरियम बन रहा है। तो ये सब चीज़ें अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में बन रही हैं, जो आयुष मंत्रालय के अधीन काम करता है, नई दिल्ली में लोकेटेड है। और अभी जो आयुर्वेद दिवस मनाया गया था, 9वां आयुर्वेद दिवस 29 अक्टूबर को मनाया गया था, जिसको धन्वंतरी जयंती या धनतेरस भी बोलते हैं, वो भी अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के परिसर में ही मनाया गया था। फिर प्रधानमंत्री मोदी ने नर्सिंग कॉलेज खोले हैं कई जगह पे मध्य प्रदेश में, इवन मेडिकल कॉलेज भी मध्य प्रदेश में ही खोले हैं, नीमच में, मंदसौर और सियोनी। शिवपुरी, रतलाम, खंडवा, राजगढ़ और मंदसौर में 5 नर्सिंग कॉलेज भी खुले हैं। अगेन ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। फिर एम्स वगैरह में कुछ और चीज़ें हैं, ईएसआईसी अस्पताल खुला है इंदौर में, और फिर कई जगह पे ड्रोन सेवाएं शुरू हुई हैं। अगेन नॉट इम्पॉर्टेंट। ड्रोन सेवा क्या होती है? हेल्थ केयर में ड्रोन कैसे यूज़ होते हैं? हेल्थ केयर में काफ़ी तरह से ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर में जो दवाइयाँ हैं उनकी डिलीवर करने के लिए, डेटा कलेक्ट करने के लिए भी ड्रोन का इस्तेमाल होता है, राइट। इलनेसेस को डायग्नोज करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। आजकल जैसे एयर पोल्यूशन वगैरह है, तो वो मेज़र करने के लिए भी ड्रोन का इस्तेमाल होता है। पेशेंट के जो सैंपल हैं वो मेडिकल वर्कर्स को सेंड करने के लिए भी ड्रोन का इस्तेमाल होता है। तो बहुत सारी चीज़ों में हेल्थ केयर में ड्रोन का इस्तेमाल होता है। वो सब भी प्रधानमंत्री मोदी ने अभी करा। जैसे एम्स ऋषिकेश में हेलीकॉप्टर से आपातकालीन चिकित्सा सेवा का शुभारंभ भी हो गया उत्तराखंड में। अगर कोई व्यक्ति है, मान लो उत्तराखंड में जंगलों में या कहीं ऐसी जगह पे रहता है, दुर्गम इलाकों में बीमार हो जाता है, तो एम्स ऋषिकेश में उसको एयरलिफ्ट करके हेलीकॉप्टर से लाया जा सकता है। फिर यूविन पोर्टल मैंने आपको बता ही दिया। अच्छा, यूविन पोर्टल की एक खास बात, यूविन पोर्टल पे मैंने आपको बताया 12 जो बीमारियां हैं उनके लिए आपको वैक्सीन मिलेगी। तो ये गर्भवती महिलाओं को मिलेगी, और जो बच्चे हैं जन्म से लेकर 16 वर्ष तक उनको उनके लिए ये होगा।
तो एज आप याद रख लो ये। फिर योग और प्राकृतिक चिकित्सा यानी नेचुरोपैथी और योगा के लिए 2 केंद्रीय अनुसंधान संस्थान खुले हैं, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी। एक खुला है खोरदा ओडिशा में और एक खुला है छत्तीसगढ़ के रायपुर में। छत्तीसगढ़ के रायपुर में। तो बस इतना मेरे ख्याल से काफ़ी है, इतना आप याद रखिए। बाकी बहुत जगह पे आयुष उत्कृष्टता केंद्र खुले हैं। फिर उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तहत कुछ कुछ हुआ है, वो सब अगेन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप याद रख सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने एक राष्ट्रव्यापी अभियान, पूरे देश में एक अभियान शुरू करा जिसका नाम है देश का प्रकृति परीक्षण अभियान। इसका उद्देश्य नागरिकों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है। तो बस ये सब चीजें उन्होंने अभी अभी करी हैं। अब आते हैं अगले सवाल पे। अभी अभी प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना, इसने 10 साल पूरे करे, ठीक है। इस योजना का क्रियान्वयन कौन करता है, किसके द्वारा ये योजना शुरू की गई थी? ये योजना हमारे जनजातीय कार्य मंत्रालय की योजना है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। वन बंधु कल्याण योजना कब स्टार्ट हुई थी? ये 28 अक्टूबर 2014 को शुरू हुई थी, तो इसने अपने 10 साल पूरे कर लिए हैं। और वन बंधु किसे कहते हैं? जो फ्रेंड होता है, बंधु मतलब फ्रेंड, भाई, तो वन बंधु मतलब वन का दोस्त, फ्रेंड ऑफ द फॉरेस्ट, यानी एक तरह से जो आदिवासी लोग हैं, जो ट्राइबल कम्युनिटी हैं, जो जंगलों में रहते हैं, उनको कहा जाता है। तो इस योजना में क्या होता है? पहली बात तो ये योजना, इसका विस्तार कर दिया गया था, तो 2021-22 से लेके 2025-26 तक ये अब चलेगी। और इसमें 26,135 करोड़ रुपया सरकार खर्च कर रही है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा अमाउंट है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है। तो हम इसमें क्या क्या करते हैं? इसमें हम 6 चीज़ें करते हैं, यानी इस योजना के 6 घटक हैं, यानी 6 इसमें कंपोनेंट हैं इस योजना के। तो क्या क्या कंपोनेंट हैं इसके? पहला है प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। इसमें 36,428 गांव ऐसे हैं जिनमें आदिवासियों की आबादी काफ़ी अच्छी है, जनजातीय आबादी काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे वही सब हमें देना है, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, वही सब देना है। तो ये है पहला घटक इसका, आदि आदर्श ग्राम योजना। दूसरा है जो विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह है, जिन्हें बोलते हैं पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, जिनकी संख्या 75 है, उनके उत्थान के लिए है, सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए। फिर है जनजातीय अनुसंधान संस्थान जो हैं, यानी ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, हमें उनको सहायता देनी है। चौथा, 10वीं क्लास से पहले के जो बच्चे हैं, प्री मैट्रिक, उनको स्कॉलरशिप देनी है। तो 9वीं और 10वीं कक्षा के छात्रों को दी जाती है प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति। और पोस्ट मैट्रिक यानी 10वीं क्लास के बाद जिन्होंने पूरी कर ली, तो कक्षा 10 से आगे की पढ़ाई के लिए दी जाती है स्कॉलरशिप। और छठी चीज़ ये है कि परियोजनाएं प्रबंधन इकाइयों के लिए प्रशासनिक सहायता, यानी प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना को जो भी लागू कर रहा है केंद्र और राज्य में, उनको हमें पूरा सपोर्ट देना है। तो ये सब मिला के बोलते हैं प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना। जैसे ट्राइबल की बात हो रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी अभी अभी हजारीबाग गए थे, झारखंड। हजारीबाग में एक पेंटिंग होती है सोहरई, जिसे पुतिन को गिफ्ट किया उन्होंने ब्रिक्स समिट में, कजान में जो हुई थी, रशिया के कजान में। और हजारीबाग में उन्होंने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत भी करी है, जिसमें 63,000 गांव ऐसे हैं जिनमें ट्राइबल आबादी अच्छी खासी है, उनका हमें विकास करना है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। और 40 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जो हैं, उनका भी उन्होंने उद्घाटन किया। वैसे कर्नाटक की सरकार ने यह कहा है कि जितने भी, सिर्फ कर्नाटक में जितने भी जनजातीय यानी ट्राइबल रेजिडेंशियल स्कूल हैं, उनका नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पे रखा जाएगा। और जो रायचूर यूनिवर्सिटी है कर्नाटक के रायचूर जिले में, उसका नाम भी महर्षि वाल्मीकि के नाम पे रखा जाएगा। राष्ट्रपति भवन और हमारी बड़ी बड़ी इमारतें, जैसे इंडिया गेट हो गया, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, पार्लियामेंट की बिल्डिंग, वो लाल रंग में रंगी गई, लाल रंग से रोशन कर दी गई, लाल रंग की लाइट जलाई गई वहां पे। कौन से अभियान के तहत? इसका नाम था एक्ट फॉर डिसलेक्सिया अभियान। लाल रंग से रोशन किया गया। लाल रंग होता है डिसलेक्सिया के खिलाफ जागरूकता के लिए रंग। तो ये जो अभियान चलाया भारत में, ये यूनेस्को, महात्मा गांधी शांति और सतत विकास शिक्षा संस्थान, ये यूनेस्को ने खोला था ये इंस्टीट्यूट भारत में। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन फॉर पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, नई दिल्ली में लोकेटेड है ये। उसने किसके साथ मिलके इस अभियान को चलाया? तो संगठन एक है जिसका नाम है चेंज इंक फाउंडेशन। चेंज इंक फाउंडेशन इस एनजीओ के साथ मिलके इसको चलाया। आइडिया ये था, भारत की 20% आबादी है जिसे डिसलेक्सिया है। डिसलेक्सिया होता है लर्निंग डिसेबिलिटी, जब आप कुछ सीखना चाहते हैं नया, लेकिन उसमें बाधा आती है, दिमागी रूप से आप उतने परिपक्व नहीं हैं, या कोई नई चीज़ नहीं सीख पाते। आपने वो फिल्म देखी है तारे ज़मीन पर?
उसमें जो बच्चा होता है वो उसको डिसलेक्सिया होता है, राइट। आमिर खान ने जो फिल्म बनाई थी तारे ज़मीन पर, हालांकि ये बच्चे ऐसा नहीं है आगे नहीं जाते, काफ़ी आगे जाते हैं। उस फिल्म में भी आप देखें वो काफ़ी अच्छी ड्राइंग वगैरह बनाता है, पेंटिंग बनाता है। तो ये जो बच्चे हैं, लेकिन इन्हें जो मेन स्ट्रीम लर्निंग है उसको सीखने में दिक्कत होती है, नई नई चीज़ें सीखने में दिक्कत होती है, पढ़ाई करने में दिक्कत होती है, यानी स्लो लर्न करते हैं, और बच्चों से स्लो लर्न करते हैं। और इसके बहुत सारे रीज़न, उन पर नहीं जाएंगे। तो डिसलेक्सिया के खिलाफ ये अभियान है, एक्ट फॉर डिसलेक्सिया। तो ये चलाया इस इंस्टीट्यूट ने। ये इंस्टीट्यूट 2009 में बनाया था भारत में यूनेस्को ने, और चेंजिंग फाउंडेशन के साथ मिलकर ये किया। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण अगर आपको कराना है, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट आपको चाहिए होता है, तो उसके लिए एक आप ऐप आ गया जिसका नाम है सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम ऐप। इसको किसने लॉन्च करा है? इसको लॉन्च करा है रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, यानी भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त। ये जनगणना कराते हैं, सेंसस कराते हैं। तो ये हमारे गृह मंत्रालय के अधीन काम करने वाला संगठन है, जिसको बोलते हैं रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। इस ऐप पे आप, अगर आपके घर में बर्थ या कोई डेथ होती है, तो 21 दिन के अंदर इन्फॉर्म कर सकते हैं, 21 डेज के अंदर, और अपना सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। कौन से देश एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बना रहा है? ये क्यूब शेप है इसकी, आप देख सकते हैं क्यूब। तो ये इसका नाम है द मुकाब। ये बहुत एक बड़ी इमारत है। इसकी ऊंचाई 400 मीटर होगी। कुतुब मीनार की ऊंचाई है 72 मीटर, और कुतुब मीनार कितना ऊंचा है? तो ये 400 मीटर है, मतलब कुतुब मीनार के भी 5 से 6 गुना। इसमें 1 लाख ऑफिसेज बन सकते हैं। 25 मिलियन स्क्वायर मीटर जगह है। तो ये कौन बना रहा है? सऊदी अरब। वहां की जो राजधानी है रियाद में बन रही है ये। इन्होंने क्या करा है, क्योंकि इतनी बड़ी जगह है, तो रियाद का वो हिस्सा जहां पे ये बिल्डिंग बन रही है उसको एक अलग जिला बना दिया है। और उस जिले का नाम क्या होगा? उस जिले का नाम होगा न्यू मुरब्बा डिस्ट्रिक्ट। न्यू मुरब्बा डिस्ट्रिक्ट, इज दैट क्लियर? न्यू मुरब्बा डिस्ट्रिक्ट। तो सऊदी अरब में बन रही है ये। दुनिया की सबसे बड़ी एक तरह से बिल्डिंग है, मतलब ऑफिस स्पेस के हिसाब से, ऊंचाई के हिसाब से नहीं कह रहा मैं, ऑब्वियसली बुर्ज खलीफा और ये सब है, लेकिन जो एक जगह पे क्षेत्रफल के हिसाब से या ऑफिस स्पेस कह लो, तो सबसे बड़ा होगा ये न्यू मुरब्बा जिले में मुकाब नाम की बिल्डिंग। एक नियोम नाम का शहर भी बन रहा है सऊदी अरब में, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नियोम सऊदी अरब की एक कंपनी है तेल और गैस की, दुनिया की सबसे बड़ी तेल और गैस की कंपनी है अरामको। और यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, इनका 69 सेशन होगा 2025 में, उसको चेयर करेगा सऊदी अरब। यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ द वुमेन, ये भी मत भूलिए। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने बेस्ट मेल और फीमेल फुटबॉल खिलाड़ी का बैलन डोर अवार्ड जीता है? पूरे साल का जो बेस्ट फुटबॉल खिलाड़ी होता है उसे मिलता है बैलन डोर अवार्ड। ये अवार्ड 1956 में स्टार्ट किया गया था फ्रांस फुटबॉल मैगजीन के द्वारा, फ्रांस फुटबॉल के द्वारा। तो बेस्ट फुटबॉल खिलाड़ी पुरुषों में है रॉड्री स्पेन के, और महिला में है एटाना बोनमाटी, ये भी स्पेन की हैं। और रॉड्री जो है मैनचेस्टर सिटी फुटबॉल क्लब के लिए खेलते हैं, और एटाना बोनमाटी जो है वो बार्सिलोना फुटबॉल क्लब के लिए खेलती हैं। बेस्ट यंग खिलाड़ी के लिए मिलता है कोपा ट्रॉफी। दुनिया के बेस्ट यंग खिलाड़ी हैं लेमिन यमाल, जो कि स्पेन के हैं। लैब याशीन ट्रॉफी, ये एमिलिनो मार्टिनेज को मिली है। दुनिया के बेस्ट गोलकीपर को मिलती है याशीन ट्रॉफी, तो वो अर्जेंटीना के हैं। दुनिया के बेस्ट कोच रहे मेंस कोच कार्लो एंसेलोटी, इटली के व्यक्ति हैं, रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब के कोच हैं। और वुमेन्स कोच ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला एमा हेज को, जो इंग्लैंड की कोच हैं, इंग्लैंड की कोच हैं। तो बस ये अवार्ड आपको याद रखने हैं। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने खेल सम्मान को सरल बनाने के लिए ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का नाम बदल दिया। अब क्या रख दिया? देखो, पिछले साल की बात है, राजीव गांधी खेल रत्न भारत का सबसे ऊंचा खेल सम्मान था, इसका नाम बदल के ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया था। लेकिन समस्या ये है, ध्यानचंद जी के नाम पे एक अवार्ड और है जिसको बोलते हैं ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो दो कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए अब ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का नाम बदल दिया है, और इसका नाम अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम के लिए कर दिया है। तो अर्जुन अवार्ड भी अब दो उसमें दिया जाएगा। एक तो अर्जुन अवार्ड उसे दिया जाता है जो पिछले 3-4 साल में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है खिलाड़ी, और एक अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए अलग मिलेगा। तो दोनों का नाम अर्जुन अवार्ड होगा, लेकिन ध्यानचंद बस अब एक ही अवार्ड होगा, वो है ध्यानचंद खेल रत्न। ध्यानचंद खेल रत्न, जिसे हॉकी का जादूगर कहा जाता था ध्यानचंद जी को, उनके नाम पे। ये क्लियर है? यहाँ पे एक और बदलाव किया है, एक मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी दी जाती है। ये उस यूनिवर्सिटी को दी जाती थी जिसका परफॉर्मेंस पिछले साल में सबसे अच्छा होता था, लेकिन अब इसको ऑब्जेक्टिव बना दिया गया। कैसे? अब जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होंगे उसमें जो भी यूनिवर्सिटी टॉप करेगी उसे ये मिल जाएगा, उसे ये मिल जाएगा। तो पारदर्शिता लाने के लिए करा है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में जो भी यूनिवर्सिटी टॉप करेगी पदक तालिका में, उसको मिलेगी मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी।
इस साल अगर आपको याद हो, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम गुवाहाटी और दूसरे नॉर्थ ईस्ट की जगह पे हुए थे, मेनली गुवाहाटी में हुए थे, और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने टॉप किया था। पदक तालिका में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने टॉप किया था। फिजी ने अपना एक बहुत बड़ा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, खैर सर्वोच्च तो नहीं कहूंगा, ऑनररी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी दिया है। किसे ये दिया है? आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर। इन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग संगठन की शुरुआत करी थी। आर्ट ऑफ लिविंग 1981 में बेंगलोर में इनका हेडक्वार्टर है। तो इनको भाईचारा, एकता, ये सब प्रमोट करने के लिए अवार्ड मिला है, ऑनररी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। सर्वोच्च नागरिक सम्मान वैसे इनका जो है वो है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, जो कि द्रौपदी मुर्मू को मिला था। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। आपको याद होगा इसी साल 2024 में द्रौपदी मुर्मू 3 कंट्रीज गई थी, न्यूजीलैंड, तिमोर लेस्ते और फिजी। तब फिजी ने उन्हें यह अवार्ड दिया था, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। इस राज्य की सरकार ने पराली जलाने की जो प्रॉब्लम चल रही है उस पर अंकुश लगाने के लिए राज्य विशिष्ट योजना शुरू करी है। राज्य विशिष्ट योजना हरियाणा सरकार ने शुरू करी है। नायब सिंह सैनी जो वहां के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, उन्होंने शुरू करी है। क्या है ये? इसमें पराली प्रबंधन के अगर आप मशीन खरीदते हैं, जैसे पराली प्रबंधन के लिए कुछ मशीनें आती हैं, जैसे हैप्पी सीडर आती है एक मशीन। हैप्पी सीडर क्या करती है? हैप्पी सीडर आपकी जो चावल का भूसा होता है उसको सारा हटा लेती है एक बार के लिए, और गेहूं के बीज बो देती है, और फिर जो चावल का भूसा है उसे फिर से ऊपर से डाल देती है, जिससे जो गेहूं के बीज नीचे अंकुरित होते रहे, उनके ऊपर एक परत आ जाती है, उससे मिट्टी की नमी भी बरकरार रहती है। हैप्पी सीडर मशीन बोलते हैं। तो अगर आप इस तरह की मशीनें खरीदते हैं तो आपको सरकार उन पर छूट देगी। अगर आप पराली नहीं जलाते, आप किसान हैं, पराली नहीं जलाते, तो आपको 1,000 रुपये प्रति एकड़ सरकार दे रही है हरियाणा की। 1,000 रुपये प्रति एकड़ आपको मिलेगा पैसा, अगर आप पराली नहीं जलाते। और अगर आप चावल की बजाय दूसरी फसलें उगाते हो तो आपको 7,000 रुपये एकड़ मिलेगा, मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत। हरियाणा में एक योजना और चल रही है, मेरा पानी मेरी विरासत, पानी को बचाने के लिए, क्योंकि हरियाणा में भूजल का स्तर काफ़ी गिर रहा है, ग्राउंड वाटर काफ़ी गिर गया है। तो मेरा पानी मेरी विरासत, इसमें अगर आप चावल को छोड़ के दूसरी यानी फसल विविधीकरण करते हैं, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, पैडी नहीं उगाते, चावल धान नहीं उगाते, तो 7,000 रुपये एकड़ आपको हरियाणा सरकार दे रही है। और 1,000 रुपये एकड़ दे रही है अगर आप पराली नहीं जलाते। चावल नहीं उगाते तो 7,000 रुपये एकड़, पराली नहीं जलाते तो 1,000 रुपये एकड़। इसके अलावा पंचायतों को भी पैसा दिया जा रहा है। कुछ पंचायतें ऐसी हैं जो रेड जोन में है, जहाँ पे पराली की समस्या बहुत ही ज़्यादा है, रेड जोन, और कुछ हैं जो येलो जोन में। तो रेड जोन में अगर पंचायत है, अगर वो 0 बर्निंग टारगेट अचीव करती है तो उसे 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा, और येलो जोन में अगर कोई पंचायत है तो उसे 50,000 रुपये का इनाम मिलेगा, अगर वहाँ पे वो ये इंश्योर करती है कि कोई भी उस पंचायत में कोई भी किसान पराली नहीं जलाता। तो रेड जोन में है तो 1 लाख, और येलो जोन में है तो 50,000। ये सब हरियाणा सरकार कर रही है। इसका नाम है राज्य विशिष्ट योजना। और हरियाणा में अभी गीता महोत्सव भी जो है ऑर्गेनाइज किया जाएगा 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक, कुरुक्षेत्र में होगा। और इसमें तंजानिया जो है, अफ्रीका का देश तंजानिया, वो है हमारा पार्टनर कंट्री, और ओडिशा है पार्टनर स्टेट। आईडेक्स के साथ अभिनव प्रौद्योगिकी में विकास में सफलता यानी अदिति योजना। अदिति की फुल फॉर्म है केसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद आईडेक्स 3। ये चुनौती आ गई है। इसमें भारतीय नौसेना ये कह रही है कि आप हमारे लिए एक उच्च शक्ति वाला माइक्रोवेव हथियार प्रणाली बनाइए। प्राइवेट कंपनियों को कह रही है। तो अगर किसी ने बना दिया तो उसको मैक्सिमम कितने रुपए तक का अनुदान मिलेगा? 25 करोड़ रुपए तक का मिलेगा। देखो, अदिति योजना स्टार्ट हुई थी पिछले फाइनेंशियल ईयर में, 2023-24 में स्टार्ट हुई थी अदिति योजना, राइट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है बेसिकली अदिति योजना। अच्छा, अदिति योजना कब तक चलेगी? ये 2025-26 तक चलेगी। तो 3 साल के लिए स्टार्ट हुई है, 2023-24 से 2025-26 तक। और इसमें हमारा रक्षा मंत्रालय, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोई भी हो सकता है, प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रहा है। उनको कुछ प्रॉब्लम दी जाती है, कुछ स्टेटमेंट दी जाती हैं, उनको वो सॉल्व करनी होती हैं। अगर वो कर पाते हैं, कुछ नया ईजाद कर पाते हैं, तो उनको 25 करोड़ रुपए तक का ग्रांट मिलता है। ये है अदिति योजना। और टोटल खर्चा इसमें 3 साल में सरकार करेगी 750 करोड़ रुपए, 750 करोड़ रुपीस। और एक चीज और स्टार्ट हुई है अभी, वो क्या? DISC 13। ये क्या है? डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज बोलते हैं इसे। डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज यानी DISC 13वीं बार स्टार्ट हुआ है, 13th एडिशन है। इसमें 1.5 करोड़ तक का ग्रांट मिलता है आईडेक्स के थ्रू। आईडेक्स योजना 2018 में स्टार्ट हुई थी। सेम पर्पज है, प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर काम करेंगे, उनको कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट देंगे, जैसे यहाँ पे कई सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनको उन्हें सॉल्व करना है, इनोवेशन लेके आना है, टेक्नोलॉजी लेके आनी है। और अगर वो ऐसा करेंगे तो आईडेक्स योजना के तहत उन्हें 1.5 करोड़ रुपए तक का ग्रांट मिलेगा। और अदिति योजना के तहत जो ग्रांट है वो ज़्यादा है, 25 करोड़ तक का है।
इवन एक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड बनाया था इंडियन हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड। इसमें 50 करोड़ रुपए तक का ग्रांट मिलता है एक प्रोजेक्ट के लिए कंपनी को, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड। तो अलग अलग चीज़ें हैं। बीच में एक आईडेक्स प्राइम स्टार्ट किया था जिसमें 1.5 से 10 करोड़ तक का ग्रांट मिलता था, 1.5 से 10 करोड़ तक का ग्रांट मिलता था, राइट। और इंडियन नेवी जो है उसने अपना नेवल इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन सेमिनार करवाया है स्वावलंबन, दिल्ली में। स्वावलंबन नाम का सेमिनार इंडियन नेवी ने अभी अभी करवाया है। और इंडियन नेवी एक एक्सरसाइज हुई थी इब समर, साउथ अफ्रीका में हुई थी, अटलांटिक ओशियन में। इसमें हमारा जहाज गया था आईएनएस तलवार। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी जो हमारे सीएजी हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, ये हमारे 14वें सीएजी हैं, 2020 से यही हैं। इन्होंने कौन से देश के जो, जैसे भारत का ऑफिस सीएजी बोलते हैं, वहाँ का जो ऑडिटिंग डिपार्टमेंट है उसे बोलते हैं ऑडिटिंग जनरल्स ऑफिस, उसके साथ एमओयू साइन करा है क्षमता निर्माण आपसी सहयोग के लिए, बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करने के लिए। तो ये सेशल्स के साथ करा है। तो आंसर है सेशल्स। सेशल्स एक कंट्री है जो इंडियन ओशियन में है, हिंद महासागर में है। सेशल्स के साथ हम एक युद्धाभ्यास भी करते हैं जिसको बोलते हैं लामित्ते। और सेशल्स हमें एक आइलैंड भी देगा हमारा मिलिट्री बेस बनाने के लिए जिसका नाम है अजम्पशन आइलैंड, जिसका नाम है अजम्पशन आइलैंड। और भारत का जो सीएजी है उसने एक म्यूजियम बनाया है राजकोट गुजरात में। क्या नाम है उसका? वैसे अभी अभी हमने सऊदी अरब के साथ भी आपसी सहयोग के लिए हमारे सीएजी ने उनके साथ एग्रीमेंट करा था ऑडिटिंग के फील्ड में, पब्लिक सेक्टर ऑडिटिंग के लिए। उज्बेकिस्तान के साथ भी हमने करा एक एक्सचेंज ऑफ एक्सपर्टीज के लिए, उज्बेकिस्तान के साथ भी कराया हमने, इवन बल्गेरिया के साथ भी किया था पहले। तो इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस, ICAL, ये सेंटर कहाँ पे खोला है? राजकोट गुजरात में, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक म्यूजियम खोला इन्होंने शिमला में, शिमला में एक जगह है चैडविक हाउस। तो चैडविक हाउस में एक इन्होंने म्यूजियम ओपन करा है जिसका नाम है नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज म्यूजियम, नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज म्यूजियम, वो भी सीएजी ने ओपन किया है। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में मुथुलापोजी मत्स्य पालन बंदरगाह विकसित परियोजना को विकसित करने के लिए फिशिंग हार्बर बन रहा है, फिशिंग हार्बर, तो उसको मंजूरी दी है। इसमें कितना खर्चा आएगा? 177 करोड़ का खर्चा इसमें आएगा। 60-40 में डिवाइड हो जाएगा। 60% खर्च करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, 40% करेगी स्टेट गवर्नमेंट। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत इसको फिशिंग हार्बर को बनाया जाएगा तिरुवनंतपुरम में। इसका नाम होगा मुथालापोजी फिशिंग हार्बर। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना इसको चलाता है मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज एंड डेयरी, यानी मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। तो उसके वो विकसित करेगा इसे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत। इज दैट क्लियर? और यहाँ पे काफ़ी फिशरमैन मर जाते हैं, उतना सेफ नहीं है फिशिंग हार्बर, तो प्रॉपर एक बंदरगाह यहाँ पे फिशिंग हार्बर बनाया जाएगा, प्रॉपर फिशिंग हार्बर बनाया जाएगा। और केरल की बात हो रही है तो आपको ये भी बता दूं कि एक मोबाइल ऐप है एम परिवहन सिटीजन सेंटिनल, वो केरल ने लॉन्च करी है रोड सेफ्टी के लिए। तो छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बाद केरल तीसरा राज्य है जिसने एम परिवहन सिटीजन सेंटिनल ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप को नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और IT ने बनाया था। और तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पे अभी क्या हुआ है? तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पे NIST एक इंस्टीट्यूट है जो CSIR के अंडर काम करता है, केरल में ही है, तिरुवनंतपुरम में ही है NIST। इसने एक मशीन लगाई है जिसका नाम है पवन चित्र। ये आपको इंडोर एयर क्वालिटी के बारे में सचेत करेगी। और कोची एयरपोर्ट पे क्या हुआ है अभी? कोची एयरपोर्ट पे भारत की पहली एनिमल क्वारंटीन और सर्टिफिकेशन सेवा स्टार्ट की गई है। अगर आप कोई पेट डॉग्स खरीदना चाहते हैं, कैट्स वगैरह, तो उनका सर्टिफिकेट आप यहीं से ले सकते हैं और उसको क्वारंटीन भी कर सकते हैं, केरल सरकार की एक कंपनी है जिसका नाम है कैल्ट्रॉन, नाम सुना है आपने? कैल्ट्रॉन, ये केरल में एक जिला है कन्नूर, वहां पे भारत का पहला सुपर कैपेसिटर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रही है। यानी भारत में पहली ऐसी फैक्ट्री है जहां पे सुपर कैपेसिटर बनाए जाएंगे, तो कन्नूर में लगेगी। इसे केरल की सरकारी कंपनी कैल्ट्रॉन लगा रही है, कैल्ट्रॉन इसे लगा रही है। हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार कौन सा देश भारतीय रक्षा निर्यात के लिए शीर्ष 3 गंतव्य देश बन के उभरा? यानी हमने डिफेंस एक्सपोर्ट सब ज्यादा कहां पे करे? तो पहले नंबर पे अमेरिका था, फिर फ्रांस, तीसरे नंबर पे था आर्मेनिया, ये फिगर है फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए, और ये फिगर रक्षा मंत्रालय की तरफ से ऑफिशियल सोर्सेज से आए हैं अभी राइट। तो क्या है ये फिगर? वैसे फाइनेंशियल ईयर 2024 में हमने कितना डिफेंस एक्सपोर्ट करा टोटल? तो वो था 21,083 करोड़, यानी $2.63 बिलियन। और इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, यानी फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए हमारा टारगेट है $5 बिलियन, $5 बिलियन, राइट, ये हमारा टारगेट है। तो
अमेरिका, फ्रांस, और अमेरिका तो हमसे स्पेयर पार्ट्स खरीदता है मेनली। लॉकहीड मार्टिन और अमेरिका की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो जो चीज़ बनाती हैं उनके स्पेयर पार्ट हमसे खरीद लेती हैं। फ्रांस भी हमसे काफ़ी चीज़ें खरीद रहा है। अर्मेनिया हमसे क्या खरीद रहा है? जैसे अर्मेनिया हमसे खरीद रहा है आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम, पिनाका रॉकेट खरीद रहा है, 3D टैक्टिकल कंट्रोल रडार, वेपन लोकेटिंग डिवाइसेस, हमारा जो मेन बैटल टैंक है अर्जुन वो खरीद रहा है। इस तरह की चीज़ें भी हम बेच रहे हैं, राइट। तेजस एयरक्राफ्ट भी खरीदे जा रहे हैं हमसे, सॉफ्टवेयर वगैरह हैं कुछ वो खरीदे जा रहे हैं। तो अर्मेनिया का युद्ध चल रहा है अजरबैजान से, तो ऐसे में उसके जो डिफेंस इंपोर्ट हैं वो बढ़ गए हैं और हम उन्हें काफ़ी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, राइट। तो इवन ब्रह्मोस मिसाइल भी मांगी है हमसे, ब्रह्मोस मिसाइल वो भी मांगी है हमसे। आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम बहुत बिक रहा है हमारा। तो ये सब हमारा हो रहा है। तो ये टॉप 3 कंट्रीज़ हैं जिनमें हमने डिफेंस एक्सपोर्ट अपने किए हैं, डिफेंस एक्सपोर्ट जो है हमने किए हैं। इस कंपनी ने ध्वनिक अनुसंधान जहाज यानी अकाउस्टिक रिसर्च शिप के डिजाइन और निर्माण के लिए नौसेना भौतिक और समुद्र विज्ञान प्रयोगशाला यानी एनपीओएल के साथ पार्टनरशिप करी है। एनपीओएल ये कहाँ पे है? एनपीओएल ये कोची केरला में है लेबोरेटरी, और ये डीआरडीओ की लेबोरेटरी है, नेवल फिजिकल एंड ओशियनोग्राफिक लेबोरेटरी। तो ये गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर कोलकाता की जो कंपनी है उसके साथ मिलके अकाउस्टिक रिसर्च शिप का निर्माण करेगी, अकाउस्टिक रिसर्च शिप का निर्माण करेगी। ये अकाउस्टिक रिसर्च शिप होता क्या है? अकाउस्टिक रिसर्च शिप के कई काम होते हैं। ये हाई रेजोल्यूशन सर्वे भी कर सकता है साउंड वेलोसिटी प्रोफाइल के, ओशन टाइड करंट इन्फॉर्मेशन जो है वो भी देता है हमें, समुद्र में जो आवाज़ें आ रही है कहीं से वो सब भी करता है ये। तो अकाउस्टिक मॉड्यूल वगैरह भी बनाता है, दूसरे जहाज़ों को टो वगैरह करके भी ले जा सकता है। तो मल्टीपर्पज़ जहाज होते हैं, राइट। मीटरोलॉजिकल सर्वे, मौसम संबंधी सर्वे, ये सब करने के भी काम आते हैं। तो एनपीओएल कोची केरला में है, डीआरडीओ की लेबोरेटरी है। और गार्डन रिच शिप बिल्डर न्यूज़ में क्यों आया था? गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर ये जो कंपनी है कोलकाता की, इसने अभी अभी 7वां एंटी सबमरीन जहाज बना के दिया है इंडियन नेवी को, जिसका नाम है अभय। तो शुरू के जो 6 बनाए थे अर्नाला, एंड्रोथ, अंजदीप, अमिनी, अग्रे और अक्षय, और अब 7वां बनाया है अभय। 7वां बनाया अभय, 8वां अभी बनके तैयार नहीं हुआ है। इसके अलावा गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर ने दूसरा लार्ज सर्वे वेसल बना के दिया है। पहले वाले का नाम था संधायक, दूसरे वाले का निर्देशक, तीसरे का इक्षक, चौथे का संशोधक। तो 4 बना के देने हैं, दूसरा बना के दिया है अभी डिलीवर करा है इंडियन नेवी को। इस कंपनी ने स्मार्ट गोल्ड नाम का एक ऐप बनाया है जिसमें आप डिजिटल गोल्ड में निवेश कर सकते हैं 24 कैरेट गोल्ड में, और आप चाहें तो अपने घर पे डिलीवरी भी ले सकते हैं। डिलीवरी नहीं लेना चाहते तो फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करके इनके वॉल्ट में रखवा सकते हैं जहां सेफ रहेगा। तो ये जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने करा है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने मोबाइल ऐप लॉन्च करा है जिसका नाम है स्मार्ट गोल्ड। आप चाहें तो सिर्फ 10 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं, 10 रुपये का भी गोल्ड आप खरीद सकते हैं। फिजिकल गोल्ड भी खरीद सकते हैं, ज्वेलरी अपने घर पे जब चाहे मंगा सकते हैं, पूरा 24 कैरेट गोल्ड। और रिलायंस ने एनवीडिया समिट भी करवाया था अभी मुंबई में, और एनवीडिया के साथ मिलकर रिलायंस अपना 1 गीगावाट का डेटा सेंटर जामनगर में खोल रहा है। जामनगर के युवराज बने हैं अजय जडेजा। मेजर थे एक बहुत हमारे महान मेजर जिनका नाम था रलेंग नाओ खातिंग, इन्हें बॉब भी कहा जाता था प्यार से। इनका वीरता संग्रहालय बना है, और एक सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू भी अभी भी बना है। ये कहाँ पे बना है? ये तवांग में बना है, अरुणाचल प्रदेश में। तवांग अरुणाचल प्रदेश में। क्या अरुणाचल के थे? नहीं, मणिपुर के थे ये। अब आप कहेंगे मणिपुर के अगर थे तो अरुणाचल प्रदेश में इनका स्मारक क्यों बना है, वीरता संग्रहालय क्यों बना है? इनके बारे में थोड़ा बता देता हूँ, आप समझ जाएंगे। देखिए, रलेंग नाओ खातिंग ये मणिपुर से थे। मणिपुर के उखरुल जिले में इनका जन्म हुआ था। मणिपुर में एक जिला है उखरुल, वहां पे इनका जन्म हुआ था 1912 में। ये नागा थे, नागा ट्राइबल थे, बहुत ही बहादुर थे। तो इन्होंने क्या करा, आप जानते हैं उस समय भारत पे अंग्रेजों का राज था, और अंग्रेजों के खिलाफ विश्व युद्ध लड़ रहा था जापान। तो जापान जो था, इन्होंने बर्मा, जिसको आज म्यांमार बोलते हैं, वहां पे अंग्रेजी सेना के लिए काम किया, और वहां पे जो जापानी थे बर्मा में, उनके खिलाफ नागा सपोर्ट को मोबिलाइज किया। बाद में जिसको आज कुमाऊं रेजिमेंट बोलते हैं, उस समय उसे 911 हैदराबाद रेजिमेंट बोलते थे, उसमें इनको कमीशन किया गया। वहां से इन्हें असम रेजिमेंट में जो शिलोंग में थी उसमें ट्रांसफर कर दिया गया। इन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर में मास्टरी कर ली, और एक आउटफिट बनाया जिसका नाम था विक्टर फोर्स। एक्चुअली विक्टर फोर्स अंग्रेजों ने बनाया था, उसमें इन्होंने काफी योगदान दिया गुरिल्ला वॉरफेयर में। तो जापानियों को हराने में मदद करी अंग्रेजों की। अंग्रेजों ने इन्हें मेंबर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड भी दिया, और इन्हें मिलिट्री क्रॉस देकर भी सम्मानित किया जापानियों को हराने के लिए। उसके बाद जो गुरखा पैराशूट बटालियन है उसमें इन्होंने काम किया, और तवांग भारत का हिस्सा रहे क्योंकि चाइना की नज़र थी तवांग पे।
तो तवांग को भारत में पीसफुली इंटीग्रेट करने में भी इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। तो इस सब के लिए ये, और इनफैक्ट ये पहले व्यक्ति थे भारत में जो ट्राइबल थे, नागा ट्राइबल थे ना, ये राजदूत भी बने हमारे कई देशों में, जैसे बर्मा में हमारे राजदूत भी बने। तो पहले ट्राइबल थे ये जो किसी कंट्री में हमारे एम्बेसडर बने थे। बर्मा में, म्यांमार में हमारे एम्बेसडर बने थे। इतने महान थे मेजर रेलेंगनाओ बॉब खातिंग मणिपुर के। तो इनका वीरता संग्रहालय बना है तवांग, अरुणाचल प्रदेश में। इस कंपनी ने आयरलैंड की जो वहाँ का सरकारी विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल प्रोटेक्शन, उसके साथ उनका पूरा आईटी सपोर्ट ये संभालेगा। उनकी एक स्कीम चल रही है आयरलैंड में, माई फ्यूचर फंड। इस स्कीम में वहाँ पे 8 लाख वर्कर एनरोल होंगे। वो सारा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर टीसीएस संभालेगा। भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है और टीसीएस का एक प्लेटफॉर्म है जिसको बैंक्स कहा जाता है। तो टीसीएस बैंक्स प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेगी आयरलैंड की सरकार। आयरलैंड की सरकार। हाल ही में भारत की सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूह को ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए नमो ड्रोन दीदी योजना को मंजूरी दे दी। इसको अनाउंस तो पहले ही कर दिया था, लॉन्च अब हुई है। इस योजना का लक्ष्य किस अवधि के, मतलब कब से कब तक, 14,500 चयनित महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ड्रोन उपलब्ध कराना है। नमो ड्रोन दीदी योजना ये 2024-25 जो भी चल रहा है तब से लेके 2025-26 तक चलेगी। ऑप्शन सी, 2024-25 से 2025-26 यानी 2 साल के लिए बस ये योजना है, इस फाइनेंशियल ईयर और अगले फाइनेंशियल ईयर। दूसरी बात, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर मतलब केंद्र विभाग की योजना है, यानी 100% फंडिंग इसकी कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट देगा। सेंट्रल गवर्नमेंट देगा। कौन देगा? ये किस मंत्रालय की योजना है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो इस योजना को लॉन्च करा है हमारे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने, राइट। इसमें सरकार कितना खर्चा करेगी? 1261 करोड़ रुपए का खर्चा करेगी। 1261 करोड़ का खर्चा करेगी। अब बताता हूं ये कैसे काम करेगी। देखो, ड्रोन का इस्तेमाल एग्रीकल्चर में होता है, ये तो आपको पता ही है। क्या क्या? जैसे बीज जो होते हैं, सीड, उन्हें स्प्रे करने के लिए होता है। सीड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्पर्स करना, फैलाना। ड्रोन का इस्तेमाल जो है पेस्टिसाइड यानी कीटनाशक, उनको स्प्रे करने के लिए होता है। ड्रोन का जो इस्तेमाल होता है वो फर्टिलाइजर जो होते हैं, खासतौर पे लिक्विड फर्टिलाइजर, उसको स्प्रे करने के लिए होता है। तो इन सब चीज़ों के लिए खास तौर पे ड्रोन का इस्तेमाल होता है। आजकल तो ड्रोन का इस्तेमाल जो पैदावार होती है, हार्वेस्ट, उसको मंडी तक पहुंचाने के लिए भी होने लगा है। बहरहाल, अब जो ड्रोन है, भारत में 80 लाख से ज़्यादा महिलाओं के स्वयं सहायता समूह है, यानी वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है। 80 लाख से भी ज़्यादा, कुछ वेबसाइट 90 लाख से ज़्यादा बोलती हैं, बट ठीक है, 80-90 लाख ऐसे बोल सकते हैं। 80-90 लाख वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है। कहाँ पे? इंडिया में। उनमें से सरकार सिलेक्ट करेगी वो 14,500 जो काम कर रहे हैं दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मिशन के तहत, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। इस योजना को कौन चलाता है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय की दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मिशन के तहत जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप काम कर रहे हैं, उनमें से 14,500 को चुना जाएगा और उन्हें ड्रोन खरीदने में सरकार हेल्प करेगी। कैसे हेल्प करेगी वो मैं आपको बताता हूं। तो जितना भी ड्रोन का प्राइस है 80% सरकार प्रोवाइड करेगी, अप टू 8 लाख। मान लेते हैं कोई ड्रोन है, और ड्रोन ही नहीं, ड्रोन का पूरा पैकेज, यानी सिर्फ अकेला ड्रोन नहीं, ड्रोन के साथ वो आपको बैटरी भी देंगे, ड्रोन कैरी करने का बॉक्स भी देंगे, कैमरा भी देंगे, एक डाउनवर्ड फेसिंग कैमरा जिसे आप ड्रोन में फिट कर सकते हैं, फास्ट बैटरी चार्जर हब, एनीमोमीटर जो विंड की स्पीड मेजर करता है, पीएच मीटर जो मिट्टी का पीएच मान देखता है, 1 साल की वारंटी भी आपको देंगे। तो पूरा पैकेज देंगे। साथ ही साथ आपको कुछ लिक्विड फर्टिलाइजर और लिक्विड पेस्टिसाइड वगैरह भी देंगे। तो ये जो आप ड्रोन का पैकेज खरीदेंगे, इसका जो भी प्राइस है सरकार 80% 8 लाख रुपए तक आपका भरेगी। मान लेते हैं ड्रोन के पैकेज का दाम है 15 लाख रुपए, तो 8 लाख सरकार आपको दे देगी। 80% मैक्स, इसका 80% होता है 12 लाख, लेकिन मैक्सिमम 8 लाख। तो 8 लाख आपको दे देगी, यानी 7 लाख रुपए देने हैं किसको? वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को। अब मान लो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप कहता है हमारे पास 7 लाख भी नहीं है, तो सरकार कहती है ठीक है, 7 लाख रुपए आप ले लो लोन, जो सब बचा हुआ पैसा है वो आप लोन दे दो। 8 लाख हम पे कर देंगे, 8 लाख तक हम पे कर देंगे, या 80% या 8 लाख, जो भी इनमें से कम है। उसके बाद जो पैसा बचा वो जो है आप लोन ले लो, और सस्ता लोन ले लो। अब वो लोन कौन सी योजना के तहत मिलेगा? वो लोन मिलेगा नेशनल, AIF बोलते हैं वैसे, नेशनल एग्रीकल्चर इंफ्रा फाइनेंसिंग फैसिलिटी। नेशनल एग्रीकल्चर इंफ्रा फाइनेंसिंग फैसिलिटी, आप इसे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी बोल सकते हो। इसको अब बोला जाता है नेशनल एग्रीकल्चर इंफ्रा फाइनेंसिंग फैसिलिटी या AIF।
और इसमें आपको 2 करोड़ रुपए तक का लोन मिलता है वैसे AIF में, और 3% ब्याज पे छूट मिलती है। तो जो बचा हुआ 7 लाख है वो आप लोन ले लो AIF से, और आपको 3% ब्याज के ऊपर छूट मिल जाएगी। तो अगर कोई बैंक 12% का ब्याज ले रहा है, आपसे 9% का लेगा। समझ में आया? तो ये है नमो ड्रोन दीदी योजना। अच्छा, अब जो ये महिला स्वयं सहायता समूह को मिल जाएंगे ड्रोन, इनका करेंगे क्या? ये वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये इनका करेंगे क्या? ये इनको किराए पे देंगे और पैसा कमाएंगे। ये इनको किराए पे देंगे और पैसा कमाएंगे, यानी रेंटल सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। और वुमेन को सिखाया भी जाएगा। हर महिला स्वयं सहायता समूह में से एक महिला को 15 दिन की ट्रेनिंग मिलेगी ड्रोन चलाने की। 15 डेज की ट्रेनिंग उसे मिलेगी ड्रोन चलाने की। इज दैट अंडरस्टूड? तो ये है हमारी नमो ड्रोन दीदी योजना। मैं 20 सेकंड में आपको फटाफट बता देता हूँ फिर से। नमो ड्रोन दीदी योजना 2 साल के लिए चलेगी। अभी जो चल रहा है 2024-25 और अगला फाइनेंशियल ईयर 2025-26। 1261 करोड़ रुपया खर्च होगा। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, कंप्लीटली फंडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, सेंट्रल गवर्नमेंट। इनमें इंडिया में 80-90 लाख जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनमें से 14,500 सिलेक्ट किए जाएंगे और उनको ड्रोन खरीदने में सरकार हेल्प करेगी 80%, मैक्सिमम 8 लाख रुपीस तक। बाकी जो बचा है वो आपको AIF से 3% के ब्याज अनुदान पे, इंटरेस्ट सबवेंशन पे आपको लोन दिलवा देगी। क्लियर? तो ये है नमो ड्रोन दीदी योजना। हाल ही में कौन सा मंत्रालय है जिसने कला और संस्कृति के माध्यम से भारत को एकजुट करने के लिए एक भव्य उत्सव अमृत परंपरा का आयोजन की शुरुआत करी है? तो कुछ फेस्टिवल्स आयोजित करेंगे ये अलग अलग, दिल्ली में करेंगे। अभी तो पहले चरण में तो दिल्ली में ही करेंगे। दिल्ली में विभिन्न इमारतों में ये अमृत परंपरा नाम के फेस्टिवल जो हैं आयोजित किए जाएंगे। इनमें क्या होगा? तो संस्कृति मंत्रालय इसे कर रहा है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इसे कर रहा है। तो क्या होगा इनमें लोग परफॉर्म करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक 2 नवंबर को हुआ था, 2 से 5 नवंबर को, जिसका नाम है कावेरी मीट्स गंगा। तो कावेरी मीट्स गंगा एक अमृत परंपरा का ही एक प्रकार है। अमृत परंपरा फेस्टिवल अलग अलग जगह पे होंगे, अलग अलग नाम से दिल्ली में। तो जो पहला हुआ था वो 2 से 5 नवंबर को हुआ था, जिसका नाम था कावेरी मीट्स गंगा। कावेरी दक्षिण भारत की नदी है, गंगा उत्तर भारत की। तो कावेरी मीट्स गंगा में जो नॉर्थ और साउथ है उनका संगम था, और बड़े बड़े लोग परफॉर्म कर रहे हैं। उस्ताद अमजद अली खान आप यहाँ पे देख सकते हैं, राकेश चौरसिया आप देख सकते हैं, बांसुरी वादक। तो बड़े बड़े लोग इनमें परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कला और संस्कृति, खास तौर पे वो कला जो अब लुप्त हो रही है, जो डिक्लाइन हो रही है, जो डाई कर रही है, डाइंग आर्ट को रिवाइव करने के लिए। तो अमृत परंपरा, भारत को एकजुट करना है कला और संस्कृति, म्यूजिक, डांस, इनके माध्यम से। और ये अमृत परंपरा को कौन करवा रहा है? इन फेस्टिवल को दिल्ली में जगह जगह पे आयोजित संस्कृति मंत्रालय। तो संस्कृति मंत्रालय के अधीन कौन करवा रहा है? एक तो संगीत नाटक अकेडमी और एक CCRT। CCRT क्या है? सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग, सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण के लिए जो केंद्र है। सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र, यानी CCRT, सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग। ये भी संस्कृति मंत्रालय के अधीन काम करता है, और ये भी जो संगीत नाटक अकेडमी है ये भी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अधीन काम करती है। और ये दोनों ही संगठन नई दिल्ली में है, दोनों ही जो है वो नई दिल्ली में है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना ने अभी अभी अमेरिका के साथ एक अभ्यास करा। ये 15वीं बार करा है। स्पेशल फोर्सेज ने करा है, दोनों देशों की जो स्पेशल फोर्सेज है उन्होंने करा है। इसका क्या नाम है? इसका नाम है वज्र प्रहार। वज्र प्रहार पहली बार 2010 में हुआ था, और अभी ये 15वीं बार हो रहा है। हर साल ये होता है, इस बार अमेरिका में हो रहा है। अमेरिका में कहाँ? अमेरिका में एक जगह है इडाहो, वहां पे हो रहा है। IDAHO, इडाहो। तो इडाहो जो है अमेरिका में एक जगह है इडाहो, वहां पे ये अभ्यास हो रहा है, राइट? इडाहो। और इडाहो अमेरिका में कहाँ पे आता है? बेसिकली इडाहो जो है वो एक अमेरिका का स्टेट है। अमेरिका में 50 राज्य हैं, उनमें से एक है इडाहो, नॉर्थ वेस्ट में आता है अमेरिका में। और हमारी दोनों देशों की आर्मी ने भी एक अभ्यास करा है अभी, यानी भारत की आर्मी और अमेरिका की आर्मी ने एक अभ्यास करा है। उसका नाम है युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास पहली बार 2004 में हुआ था, और अभी अभी जो है युद्ध अभ्यास वो 20वीं बार हुआ है। 20वीं बार हुआ है युद्ध अभ्यास। अब युद्ध अभ्यास कहाँ पे हुआ था? तो युद्ध अभ्यास जो हुआ अभी अभी 20वीं बार, वो हुआ महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, राजस्थान, बीकानेर। राजस्थान में एक जगह है बीकानेर, जहाँ की बीकानेरी भुजिया आपने सुनी होगी। तो राजस्थान के बीकानेर में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, वहां पे यह अभ्यास हुआ था भारत और अमेरिका के बीच में। एक हमने कैज इंड नाम का अभ्यास भी करा है कजाकिस्तान के साथ, जो ओली करके एक जगह है उत्तराखंड में, वहां पे हुआ।
वर्ष 2024-25 के लिए राष्ट्रीय साधन सह सहयोगिता छात्रवृत्ति योजना NMMSS यानी नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम, इसके लिए कितनी स्कॉलरशिप दी जाएंगी कक्षा 9 के छात्रों के लिए? बहुत अच्छा सवाल है। देखो, ये एक योजना है। बेसिकली ये देखा गया कि भारत में जो 8वीं, वैसे तो स्कूल ड्रॉप आउट काफ़ी करते हैं बच्चे, इंडिया में स्कूल ड्रॉप आउट करते हैं, उसके अलग अलग कारण है। कई बार पैसा नहीं होता, कई बार नियत नहीं होती, कई बार माँ सोचते हैं व्यापार करा दो, पढ़ा के क्या फ़ायदा। ये देखा गया कि 8वीं क्लास के बाद बहुत सारे बच्चे ड्रॉप आउट करते हैं, कक्षा 8 के बाद। तो एक सरकार ने 2008 में एक स्कीम लेके आए जिसका नाम था नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी पूरा खर्चा इसका केंद्र सरकार देती है, वो भी शिक्षा मंत्रालय की योजना है, तो शिक्षा मंत्रालय पूरा खर्चा करता है। इसमें सरकार ने क्या दिमाग लगाया, अगर मान लो कोई बच्चा 8वीं क्लास पास कर लेता है तो तुरंत अगर हम उसको कहें कि भाई तुम 9, 10, 11 और 12 ये 4 साल पढ़ाई कर लो, हर साल हम तुम्हें पैसा देंगे, तो फिर वो बच्चा रुक सकता है और उसकी 12वीं तक पढ़ाई, सेकेंडरी एजुकेशन पूरी हो सकती है। राइट? तो इसमें 1 लाख बच्चे सिलेक्ट करती है सरकार हर साल, 1 लाख छात्रवृत्तियां दी जाती हैं, 1 लाख स्कॉलरशिप दी जाती हैं। तो ये क्वेश्चन था कि कितनी छात्रवृत्तियां दी जाएंगी? 1 लाख छात्रवृत्तियां दी जाएंगी। और पैसा कितना मिलेगा? तो देखिए, ये स्कीम स्टार्ट हुई थी 2008 में और वित्तीय वर्ष 2017 तक इसमें 6,000 रुपए हर साल दिए जाते थे बच्चे को। कक्षा 9 में फिर दोबारा दिए जाते थे 6,000 पर साल, कक्षा 10, फिर कक्षा 11, फिर कक्षा 12, यानी इसमें मैक्सिमम 4 साल के लिए आपको पैसे मिलेंगे। तो बार बार रिन्यू होगा आपका स्कॉलरशिप। ठीक है? तो कंडीशन ये है, ये आपको स्कॉलरशिप तब मिलेगी जब आपके परिवार की आमदनी 3.5 लाख रुपए से कम होगी साल की, और आपके कम से कम 8वीं क्लास में 55% नंबर होने चाहिए। अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हैं तो आपके 50% नंबर होने चाहिए, 5% का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। तो इसमें 6,000 रुपए दिए जाते थे, कब तक? 2008 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2017 तक। लेकिन 1 अप्रैल 2017 से, जैसे ही फाइनेंशियल ईयर 18 स्टार्ट हुआ, यानी 1 अप्रैल 2017 से ये अमाउंट बढ़ा के 12,000 कर दिया था, और आज तक पिछले 7 साल से यही है। तो इस योजना में, जो ये योजना है नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम, इसमें 1 लाख बच्चों को सरकार, जिन्होंने क्लास 8 पास करी है, उनको कक्षा 9 और आगे पढ़ने के लिए, कक्षा 9 में एडमिशन लेने के लिए एक तरह का सरकार राशि देती है, 12,000 रुपए पर एनम। और ये सिर्फ सरकारी स्कूल के बच्चों को मिलते हैं। इसमें स्टेट गवर्नमेंट एडेड या लोकल बॉडी स्कूल, प्राइवेट स्कूलों को नहीं मिलते। अंडरस्टूड? तो ये ध्यान रखिए, 3.5 लाख रुपए इनकम उससे कम होनी चाहिए आपके परिवार में, आपके पेरेंट्स की, और 55% नंबर आपके क्लास 8 में होने चाहिए, तब आप एलिजिबल होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन, जिसका हेडक्वार्टर फ्रांस की राजधानी पेरिस में है, उसकी प्रेसिडेंट बनने वाली पहली भारतीय ही नहीं, पहली किसी भी डेवलपिंग कंट्री की वैज्ञानिक कौन है? इनका नाम है डॉक्टर शुभा टोले। ये अभी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जो कि मुंबई में है, उसकी डीन है, और अब ये इंटरनेशनल ब्रेन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट बनी है। बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस संगठन का हेडक्वार्टर पेरिस में है। निम्नलिखित में से किस संगठन ने फर्स्ट इन द वर्ल्ड चैलेंज नामक एक नई पहल की घोषणा करी है, जिसे अभूतपूर्व स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियां यानी हेल्थ टेक्नोलॉजीज को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया? ये करी है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने, यानी कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अधीन काम करती है। बेसिकली ये है, जैसे हमने चंद्रयान 3 लॉन्च किया था, चंद्रयान 3 की खास बात यह थी कि भारत पहला कंट्री बना जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पे लैंडिंग करवाई। तो इसी से इंस्पायर हुआ है ICMR। उन्होंने कहा है कि जैसे चंद्रयान 3 ने हमें इंस्पायर किया है, हम भी दुनिया में कुछ पहली बार करेंगे, यानी फर्स्ट इन द वर्ल्ड। तो उन्होंने जो भी वैज्ञानिक हैं, जो भी डॉक्टर हैं, वैज्ञानिक हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, उन सबको कहा है हमारे पास आइडियाज़ लेकर आओ और हम पैसा लगाएंगे उन आइडियाज़ में। वो आइडिया जितना बोल्ड हो उतना अच्छा होना चाहिए। राइट? बहुत ज़्यादा हिम्मत वाला आइडिया लेके आओ, बहुत बड़ा आइडिया लेके आओ, जनरेशनल आइडिया लेके आओ, आउट ऑफ द बॉक्स, फ्यूचरिस्टिक आइडिया, भविष्य की प्रौद्योगिकी, हेल्थ टेक्नोलॉजी के ऊपर ब्रेक थ्रू आइडिया जिसे कहते हैं। हम उसमें पैसा लगाएंगे। कितना पैसा लगाएंगे? अगर आप सिर्फ आइडिया लेके आ रहे हैं, यानी कंसेप्ट लेके आ रहे हैं, तो हम उसमें 1 करोड़ तक रुपया लगाएंगे। अगर आपने कोई प्रोटोटाइप बना लिया है तो हम 4 करोड़ तक लगाएंगे, और अगर आपने फाइनल प्रोडक्ट बना लिया है तो हम उसमें 8 करोड़ तक रुपया लगाएंगे एक प्रोजेक्ट में। सिर्फ कॉन्सेप्ट, यानी सिर्फ आइडिया के ऊपर 1 करोड़ रुपया लगाएंगे, कॉन्सेप्ट के ऊपर। प्रोटोटाइप अगर बना लिया है, प्रोटोटाइप होता है
फाइनल प्रोडक्ट बनाने से पहले एक कोई मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, एक उसका एक तरह से प्रोटोटाइप जिसे बोलते हैं, तो प्रोटोटाइप अगर आपने बना लिया है तो हम 4 करोड़ तक उसमें लगा देंगे, और अगर आपने फाइनल प्रोडक्ट बना लिया है तो हम 8 करोड़ रुपए तक उसमें लगाने को तैयार हैं। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने ये सबको कहा है, तो ये ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। भारत को 2024 से 2026 तक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। फिर से किस देश को उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये देश है फ्रांस। और ये क्वेश्चन आसान है अगर आपको पता हो कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन किसने बनाया था। जब COP21 हुआ था 2015 में पेरिस में, तो वहां पे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन बनाया था किसने? भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी, और उस समय जो फ्रांस के राष्ट्रपति थे फ्रांसवा होलैंड, उन्होंने। तो ये जो यहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये सज्जन, और फ्रांस को कर रहे हैं ये। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है उनके जो प्रेसिडेंट, उसका जो प्रेसिडेंट बना है वो है भारत, और जो वाइस प्रेसिडेंट बना है वो है फ्रांस, वो है फ्रांस। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की अभी जो एनुअल मीटिंग होती है, जिसे वो वर्ड यूज करते हैं एनुअल असेंबली, तो वो 7वीं बार हुई थी, अभी अभी नई दिल्ली में हुई थी। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम हरियाणा में है। अभी इनके कई मेंबर हो गए हैं। 101वां मेंबर इनका बना है नेपाल, 100वां मेंबर बना है इनका पैराग्वे, और 99वां मेंबर इनका बना है स्पेन। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक कौन बना है? तो ये इनका तीसरा महानिदेशक बना है अभी अभी, आशीष खन्ना। ये मार्च 2025 से पदभार संभालेंगे। ये रिप्लेस करेंगे अजय माथुर को। अभी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के जो डायरेक्टर जनरल हैं, जो महानिदेशक हैं, वो अजय माथुर हैं। इनको रिप्लेस करेंगे मिस्टर आशीष खन्ना। तो ये भी अपने आप में एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो 2026 में एसेट रिकवरी इंटर एजेंसी नेटवर्क एशिया पैसिफिक यानी एरिनेपी नाम का संगठन है, उसकी प्रेसिडेंसी संभालेगा 2026 में? ये है इंडिया। ये है इंडिया, और इस संगठन का जो हेडक्वार्टर है वो सियोल में है, जो कि साउथ कोरिया की कैपिटल है। तो भारत 2025 में बनेगा एडवाइजर और 2026 में बनेगा प्रेसिडेंट। इतना ही नहीं, ये जो संगठन है एरिनेपी, इनकी जो एनुअल जनरल मीटिंग होगी 2026 में, सालाना समिट, वो भी इंडिया में होगी 2026 में। यानी 2026 में ना सिर्फ भारत इस संगठन का अध्यक्ष बनेगा, बल्कि इनकी एनुअल समिट भी इंडिया में होगी। इनकी एनुअल समिट भी इंडिया में होगी। अब ये संगठन करता क्या है? ये एसेट रिकवरी करता है, इकोनॉमिक क्राइम्स को रोकता है, राइट? इकोनॉमिक क्राइम्स को रोकता है, एसेट रिकवरी करता है। मान लेते हैं भारत का कोई एसेट है जो चोरी हो गया और वो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में घूम रहा है, तो उसकी रिकवरी होगी। ये सब काम करता है, और ये एशिया पैसिफिक के लिए है। एशिया पैसिफिक के लिए है। तो भारत को कौन रिप्रेजेंट करेगा इस संगठन में? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट किसके अधीन काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अधीन काम करता है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट 1956 में बना था, और फाइनेंशियल क्राइम्स को रोकता है। तो ऐसे ही एशिया पैसिफिक में जो फाइनेंशियल क्राइम्स को रोकता है वो है एरिनएपी। एरिनएपी। और एरिनएपी क्यों बनाया गया? एरिनएपी कब बनाया गया? एरिनएपी की खास बात क्या है? देखिए, एक संगठन है जिसको बोलते हैं कैरिन। कैरिन यानी कि कैमडेन एसेट रिकवरी इंटर एजेंसी नेटवर्क। ये एरिन तो वही है उसमें, लेकिन एरिन एपी है वो एशिया पैसिफिक के लिए, और कैरिन जो है इसके मेंबर ज़्यादा हैं। तो 61 इसके रजिस्टर्ड मेंबर हैं अभी कैरिन के। इसका काम भी वही है, एसेट रिकवरी करना, एसेट को ट्रेस करना, फिर एसेट को फ्रीज करना, एसेट का सीजर कर लेना, कन्फिस्केट कर लेना, जब्त कर लेना, उसका प्रबंधन करना, और फिर जिस कंट्री का है उसे सौंप देना। इसका हेडक्वार्टर यूरोपोल के हेडक्वार्टर में है। जैसे इंटरपोल होता है वैसे यूरोपोल है। यूरोपोल का हेडक्वार्टर है द हैग में, और द हैग नेदरलैंड में है। तो यहीं पे हेडक्वार्टर केरिन का भी है। तो केरिन के कहने पे ही यह संगठन बना था एरिन एपी। एरिन के कहने पे ही यह संगठन बना था एरिन एपी। इज दैट क्लियर? तो एरिन एपी नाम का जो संगठन है ये बना कब था? एरिन एपी ऑफिशियली लॉन्च हुआ था नवंबर 2013 में। तो 11 साल पुराना संगठन है एरिन एपी। एरिन एपी। और केरिन जो है इसे कौन फंड करता है? यूरोपियन यूनियन। इसे यूरोपियन यूनियन जो है वो फंड करता है। और अभी अभी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के डायरेक्टर बने हैं राहुल नवीन, मिस्टर राहुल नवीन।
और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अभी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में जो अमाउंट है वो बढ़ा दिया है। अब आप तरुण प्लस एक कैटेगरी बना दी है, उसमें 10 से 20 लाख रुपए, यानी मैक्सिमम आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो 2015 में स्टार्ट की थी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, उसमें मैक्सिमम अब आप 20 लाख रुपए तक का लोन ले पाएंगे। 20 लाख तक का लोन जो है वो आप ले पाएंगे। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अभी 6.78% बेच दिया है किसमें, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में, और 5% बेचा है कोचिन शिपयार्ड में। कोचिन शिपयार्ड में इन दो सरकारी कंपनियों में भारत सरकार ने अपना स्टेक बेच दिया है। इसरो की बात करते हैं तो इसरो ने अपना पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ पे लॉन्च करा है, जो भारत देश के अंतरिक्ष अन्वेषण प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, यानी स्पेस एक्सप्लोरेशन में। ये करा है लेह में। लेह है लद्दाख में। लद्दाख में 7 जिले हैं, उनमें से एक है लेह। पहले 2 ही जिले थे, लेह और कारगिल, लेकिन अब 5 और बना दिए, तो 7 डिस्ट्रिक्ट हैं लद्दाख में। बेसिकली क्या है, जैसा आपको वातावरण, जैसी आपको जमीन चांद पे मिलेगी, जैसी आपको मंगल ग्रह पे मिलेगी, वैसी ही जमीन थोड़ी थोड़ी लेह लद्दाख की है। यानी बिल्कुल अंतरिक्ष जैसा एनवायरनमेंट हम यहाँ पे साइमुलेट करेंगे, मिमिक करेंगे, जिससे हम अपने अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को बेहतर ढाल सकें। उन्हें पहले से एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि किस तरह का क्लाइमेट होगा, किस तरह का वहाँ पे वातावरण होगा, किस तरह के चैलेंजेस आएंगे, तो वो यहीं पे अर्थ पे रहते रहते फेस कर लेंगे, क्योंकि बिल्कुल वैसा ही एनवायरनमेंट हम यहाँ पे साइमुलेट करेंगे। तो हम यहाँ पे जो लिविंग कंडीशंस हैं एस्ट्रोनॉट जो फेस करेंगे चांद पे या मंगल ग्रह पे, उनको यहाँ पे रेप्लिकेट करेंगे लेह लद्दाख में। तो इसके लिए हमने एक हैब-1 नाम का एक कॉम्पैक्ट इन्फ्लेटेबल आवास बनाया है। यहाँ पे हाइड्रोपोनिक्स है। हाइड्रोपोनिक मतलब बिना मिट्टी के फसल उगाना, जो कि अंतरिक्ष में होता है। वहीं अंतरिक्ष जैसी किचन, वहीं जैसी सैनिटेशन, स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वच्छता सुविधाएं, यानी उनको एक तरह से आत्मनिर्भर वातावरण देना है। तो ये जो एनालॉग स्पेस मिशन है, इसमें हम वास्तविक अंतरिक्ष अन्वेषण की स्थितियों और चुनौतियों की नकल करते हैं धरती के ऊपर। और इसमें किस किस ने साथ दिया है, तो इसरो का जो मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र है, यानी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर, आकाश स्पेस स्टूडियो अहमदाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख जो कि लेह में है, IIT बॉम्बे ने, इन सब ने मिलके इसे एनालॉग स्पेस मिशन को एग्जीक्यूट किया है। इन सब ने मिलके इसे एग्जीक्यूट किया। और भारत अपना खुद का अब स्पेस स्टेशन भी चाहता है, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 2035 तक, और हम चांद पे भारत का एक व्यक्ति भेजना चाहते हैं 2040 तक। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2022-23 के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो युवा मामलों का जो विभाग है, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर के अधीन काम करता है, इतने आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए यह पुरस्कार प्रदान करता है। तो नेशनल यूथ अवार्ड जो हैं वो 15 से 29 साल के युवाओं को दिए जाएंगे, और ये संगठन को भी दिए जाएंगे। जरूरी नहीं है सिर्फ इंडिविजुअल को मिलेंगे, ये संगठन को भी मिलेंगे। कोई युवा संगठन है वो भी अप्लाई कर सकता है। इंडिविजुअल कैटेगरी में जो अवार्ड होगा 1 लाख रुपए का होगा, और संगठन की श्रेणी में 3 लाख रुपए का अवार्ड दिया जाएगा, कैश अवार्ड। तो ये उन युवाओं को मिलते हैं जो समाज सेवा करता है, जो सोशल सर्विस जैसे हेल्थ केयर में, या ह्यूमन राइट्स मानवाधिकारों की रक्षा के लिए, या कम्युनिटी सर्विस, इस तरह की चीज़ें करता है। यानी युवाओं को हमें राष्ट्र में योगदान के लिए मोटिवेट करना है ये अवार्ड देकर। तो इसे कौन देता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, यानी हमारा खेल और युवा मामलों का मंत्रालय इन अवार्ड्स को देता है। और जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट एंड यूथ अफेयर है, उन्होंने एक काम और करा है अभी, वो क्या, जो ध्यानचंद अवार्ड था लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए, आजीवन उपलब्धि के लिए, उसको खत्म करके अब अर्जुन अवार्ड बना दिया है लाइफ टाइम अचीवमेंट। तो अर्जुन अवार्ड अब 2 बना दिए, एक तो नॉर्मल जो दिया जाता है खिलाड़ियों को अच्छे प्रदर्शन के लिए पिछले 3-4 साल में, और एक लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए भी। ध्यानचंद वाला अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए जो दिया जाता था वो खत्म कर दिया। और एक काम ये भी करा है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो ट्रॉफी दी जाती है, वो अब जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम टॉप करेगी यूनिवर्सिटी, उसे मिलेगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम को टॉप करने वाली यूनिवर्सिटी को मिलेगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी हर साल। छात्रों को सीखने की प्रगति का आकलन करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण, जिसको बोलते हैं नेशनल अचीवमेंट सर्वे या राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण, अब इसका नाम बदल दिया सरकार ने, अब इसका नया नाम है परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण। नेशनल अचीवमेंट सर्वे को अब से परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण कहा जाएगा। तो ये कौन करवा रहा है, ये NCERT करवा रही है, क्योंकि परख जो है, राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र को परख बोलते हैं, नेशनल असेसमेंट सेंटर को परख बोलते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से। तो और परख काम करता है NCERT के अधीन, और NCERT काम करता है शिक्षा मंत्रालय के अधीन। तो ये जो परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण हो रहा है, NCERT CBSE के साथ मिलकर करा रहा है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन।
सबसे पहले समझते हैं ये नेशनल अचीवमेंट सर्वे या अब परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण होता क्या है। इसमें हम जो बच्चे हैं ये चेक करते हैं कि बच्चे स्कूलों में कुछ सीख भी रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। तो कितने स्कूल हैं और कितने बच्चे होंगे इसमें? इस सर्वे में 75,565 यानी 75,000 के आसपास स्कूल हैं रफली। आप एक अप्रॉक्सीमेट नंबर याद रखिए, 75,000 स्कूल हैं, लगभग 23 लाख बच्चे हैं। एग्जैक्ट नंबर है 22,94,377 स्टूडेंट्स हैं और 782 जिलों से आते हैं। ये 782 डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। और ये जो बच्चों, क्या ये हर बच्चा देगा? नहीं। तो बच्चों का हम सैंपल लेते हैं इसमें, तो सरकारी स्कूल से भी लेते हैं, प्राइवेट स्कूलों से भी लेते हैं और जो गवर्नमेंट एडेड स्कूल हैं उनसे भी लेते हैं। यानी कि जो सरकार के द्वारा समर्थित स्कूल हैं उनसे भी लेते हैं, सरकारी स्कूलों से भी लेते हैं और प्राइवेट स्कूलों से भी हम इसमें सैंपल लेते हैं। तो कौन सी क्लास के बच्चे होते हैं ये? तो यहाँ पे देखिए कक्षा 3 और 6 और 9, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो एग्ज़ाम होता है कक्षा 3, कक्षा 6 और कक्षा 9 के बच्चे देते हैं। जैसा मैंने बताया 782 जिलों से आएंगे, लगभग 88,000 स्कूल, एग्जैक्ट नंबर मैंने आपको बता दिया स्कूल का, लगभग 23 लाख बच्चे और 23 भाषाओं में ये होगा परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण। परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण। तो ये इसमें क्या होता है, एमसीक्यू होते हैं। तो कक्षा 3 और 6 के जो छात्र हैं उनको भाषा, गणित और हमारे आसपास की दुनिया, करंट अफेयर वगैरह, जीके जैसे विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण, शिक्षा वगैरह, इन सब में उनका मूल्यांकन किया जाता है। और कक्षा 9 के जो छात्र हैं उनका भाषा, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन किया जाता है। OMR शीट होती है, वही एमसीक्यू का तरीका, वही सब होता है। तो ये होता है। तो इसको कौन करवाएगा? CBSE कराएगा NCERT के साथ मिलकर, NCERT के साथ मिलकर, राइट। तो ये पता होना चाहिए आपको। और यहाँ पे ये भी बता देता हूँ कि हमारा जो ये शिक्षा मंत्रालय है उसने एक स्कॉलरशिप स्कीम 2008 में स्टार्ट हुई थी, ये नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम। तो इसमें 1 लाख स्कॉलरशिप देने का निर्णय लिया है। इसमें क्या होता है, कक्षा 8 में जो बच्चे ड्रॉप आउट कर जाते हैं हम उनको ये बोलते हैं कि आप कक्षा 9 में एडमिशन लीजिए तो हम आपको 12,000 रुपये साल देंगे। और फिर आप कक्षा 10 में जाएंगे तो फिर 12,000, फिर 11वीं में जाएंगे तो फिर 12,000 और 12वीं में जाएंगे तो 12,000। यानी 4 साल लगातार आप 12,000 रुपये साल कमा सकते हैं अगर आप अपनी एजुकेशन पूरी करें तो स्कूल ड्रॉप आउट हमें जो है उनको कम करना है, ये इसका लक्ष्य रहता है। किस संगठन ने पश्चिम बंगाल को लोन दिया है $241.3 मिलियन का, वहां पे बिजली वितरण को मजबूत करने के लिए, पावर डिस्ट्रीब्यूशन को मजबूत करने के लिए एशियाई विकास बैंक ने ये लोन दिया है। एशियाई विकास बैंक, जिसका 69th मेंबर बना है अभी अभी इजराइल। भारतीय सेना ने गरुड़ शक्ति अभ्यास कराया अभी अभी किसके साथ? गरुड़ शक्ति अभ्यास करने के लिए भारतीय जो सेना है वो जकार्ता गई थी, जो इंडोनेशिया की पूर्व राजधानी है। तो आंसर है इंडोनेशिया। हम 2 अभ्यास करते हैं इंडोनेशिया के साथ, राइट। तो गरुड़ शक्ति जो अभ्यास है इस बार इंडोनेशिया में ही हो रहा है और ये 9वीं बार हो रहा है। 9वीं बार हो रहा है, हो चुका 1 से 12 नवंबर तक चला था ये। तो जकार्ता में हमारे इंडियन आर्मी के 25 लोग वहाँ पे इसमें भाग लेने गए थे। एक और हम इंडोनेशिया के साथ करते हैं, वो समुद्री अभ्यास है जिसको बोलते हैं समुद्र शक्ति। समुद्र शक्ति, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। 2 अभ्यास हम इनके साथ करते हैं। और हमने वज्र प्रहार कराया अभी अमेरिका के साथ। अमेरिका में एक राज्य है इडाहो, वहाँ पे वज्र प्रहार हमने 15वीं बार अभी भारत और अमेरिका ने दोनों ने करा है 2 से 22 नवंबर तक। LM-2500 ये एक समुद्री गैस टरबाइन इंजन है। भारतीय नौसेना के जो अगली पीढ़ी के मिसाइल जहाज होंगे उनमें फिट होगा। तो इसे कौन सी कंपनी बना के दे रही है इंडिया को? ये कंपनी है अमेरिका की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस। देखिए, नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल यानी अगली पीढ़ी के मिसाइल जहाज, ये कौन बनाएगा भारत में? ये बनाएगा कोचीन शिपयार्ड। कोचीन शिपयार्ड। इस तरह के 6 जहाज बनाने का ठेका भारत सरकार ने कोचीन शिपयार्ड को दिया है। क्या बनाएगा कोचीन शिपयार्ड? कोचीन शिपयार्ड 6 NGMV यानी नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल बनाएगा, अगली पीढ़ी के मिसाइल जहाज बनाएगा। और इनमें इंजन कौन सा फिट होगा? वो इंजन है LM-2500। इनफैक्ट यही इंजन LM-2500 INS विक्रांत में भी फिट हुआ था। INS विक्रांत वही है जो हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसको भी कोचीन शिपयार्ड ने ही बनाया था। अब ये हमें इंजन खरीदने हैं तो जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस हमें ये इंजन जो है वो प्रोवाइड करेगी। इनफैक्ट ये जो कंपनी है जनरल इलेक्ट्रिक, ये एक और इंजन हमें दे रही है। वो कौन सा इंजन दे रही है हमें? उनको बोलते हैं F404। F404 ये फिट किए जाएंगे जो नई पीढ़ी के तेजस विमान हैं, यानी तेजस मार्क 1A, जिन्हें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बना रही है।
तो उनमें फिट किए जाएंगे। तो F404 भी हम खरीद रहे हैं। बहुत बड़ी डील हमने साइन की थी जनरल इलेक्ट्रिक के साथ। पूरी कंपनी का नाम है इसका जनरल इलेक्ट्रिक एविएशन। ये डील थी लगभग $716 मिलियन की। हमने 99 ये इंजन मांगे हैं टोटल F404। तो ये लड़ाकू विमानों में फिट किए जाएंगे। हेनले इंडेक्स आया है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। इसको लंदन की कंपनी हेनले एंड पार्टनर के द्वारा दिया जाता है। इसमें इंडिया की रैंक क्या है, ये इस बेसिस पे पासपोर्ट पावरफुल बताते हैं कि किसी कंट्री का पासपोर्ट अगर आपके पास है तो कितने देश आप वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। तो इंडिया की बात अगर करें, इंडिया की रैंक है इसमें 83। इंडिया की रैंक इसमें 83 है। और अगर आपके पास इंडिया का पासपोर्ट है तो आप 58 कंट्रीज जो हैं वो वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। वीज़ा फ्री का मतलब ये है कि वहाँ जाके वीज़ा मिल जाएगा या वीज़ा की ज़रूरत ही नहीं है, राइट, या वीज़ा ऑन अराइवल। तो 58 कंट्रीज। और इसमें नंबर 1 कौन है? नंबर 1 जो है इसमें वो है सिंगापुर। इसका पासपोर्ट सबसे पावरफुल है। अगर आपके पास सिंगापुर का पासपोर्ट है तो आप 195 कंट्रीज में वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं, यानी ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में। दूसरे नंबर पे 5 कंट्री हैं एक साथ, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और स्पेन। इनका पासपोर्ट है तो आप 192 कंट्रीज जो हैं वो वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। सबसे कम पावरफुल पासपोर्ट है अफगानिस्तान का, और अफगानिस्तान का पासपोर्ट है तो आप 26 कंट्री वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। अभी अभी कौन सी हमारी फिल्म है भारत की लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में 2025 ऑस्कर के लिए क्वालिफिकेशन उसको मिल गई है? ये फिल्म है सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो। अगर आपको याद हो, कांस फिल्म फेस्टिवल में इसको फर्स्ट प्राइज मिला था, जो फ्रांस में होता है कांस फिल्म फेस्टिवल, उसमें इसको फर्स्ट प्राइज मिला था ला सिनेफ कैटेगरी में। ला सिनेफ में नए कलाकारों को प्रमोट किया जाता है। सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो ये FTII है पुणे में, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे में लोकेटेड है। और ये हमारे इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अधीन काम करता है FTII। उसके स्टूडेंट्स ने बनाई है ये फिल्म। इसको डायरेक्ट करा है चिदानंद नायक ने। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं चिदानंद नायक। और ये जो फिल्म है कन्नड़ भाषा में है, कर्नाटक की जो भाषा है कन्नड़ उसमें है। इसको लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म की कैटेगरी में ऑस्कर के लिए नामांकन इसको मिला है। और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग जो है वो 55वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया करवा रहा है गोवा में। इसमें ऑस्ट्रेलिया जो है वो कंट्री ऑफ फोकस है। विवेक देवरॉय का निधन हो गया। ये किस चीज़ के चेयरमैन थे? ये एक संगठन के चेयरमैन थे, प्रधानमंत्री जी की आर्थिक सलाहकार परिषद, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और मैं विवेक देवरॉय को उस टाइम से जानता हूँ जब विवेक देवरॉय कमेटी बनी थी बहुत टाइम पहले रेलवे सेफ्टी को लेके। आई थिंक आज से 10 साल पुरानी बात होगी। हमारे चैनल पे भी आए थे स्टडी IQ पे, ये 3 साल पहले। वो इंटरव्यू है, आप उसे देख सकते हैं। विवेक देवरॉय सर्च कर लीजिए स्टडी IQ लिख के, वो वीडियो आ जाएगा। बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्यूरोक्रेट थे। तो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो है प्रधानमंत्री की, उसके चेयरमैन थे ये। इनका असामयिक और असंकेत मृत्यु हो गया, जिससे मैं काफ़ी क्षुब्ध हुआ। तो एक और आपको मैं ओबिचुरी बताता हूँ। KS पुत्तस्वामी, ये कर्नाटक के हाईकोर्ट के जज थे। राइट टू प्राइवेसी का जो अधिकार है उसके लिए इन्होंने याचिका डाली थी। आधार योजना के खिलाफ इन्होंने 2012 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी, जिसके बाद राइट टू प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया गया था। तो ये था हमारा नवंबर बेस्ट 300 सीरीज का भाग 1 हिंदी में। मिलते हैं बहुत जल्दी भाग 2 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।